इंजीनियर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई वेलकम यू ऑल टू द टेंडिंग टू इंफिनिटी यूट्यूब चैनल एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस अमेजिंग सेशन ऑफ बीई। बीई का मतलब बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। भाई कितनों को तो इसका नाम सुनते ही डर लग जाता है, ठीक है, कि सर बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एक था सर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उस पर भी उसका बेसिक कहने के लिए भाई इसमें बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, यानी कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बेसिक्स। बट यहाँ पे आपको कुछ भी बेसिक्स नहीं देखने को मिलते हैं, ठीक है। पहली बात तो सर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तो पहले ही इंजीनियरिंग का सबसे टफेस्ट ब्रांच है, ठीक है। दूसरी बात, आप बेसिक बोल तो रहे हो लेकिन उसमें बेसिक होता नहीं है कुछ, ठीक है। लेकिन भाई ये ऐसा आपको लगता है, क्यों? क्योंकि आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सिर्फ बेसिक्स को पढ़ रहे हो तो आपको इतना टफ लग रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ ऐसे टर्म्स यूज होते हैं ना जिसकी वजह से आपको ये बेसिक से हटके आपको एडवांस लेवल का लगता है। जैसे आपका हो गया एसी सर्किट, मशीन, ट्रांसफार्मर, डीसी मशीन, इंडक्शन मशीन, सिंक्रोनस मशीन। नाम सुनने से ही समझ में आ रहा है सिंक्रोनस मशीन, भाई किस तरीके का मशीन होगा ये। और फिर इसके बाद आपकी बात आती है पावर कन्वर्टर्स की। बक बूस्ट कन्वर्टर, नाम कितना बड़ा, बक बूस्ट कन्वर्टर। इन्वर्टर के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ता है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे स्विच गियर प्रोटेक्शन के बारे में, मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हर एक पार्ट को यहाँ पे डिस्कस किया गया, थोड़ा 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 बताया गया आपको, ठीक है, इस बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और भाई सच बताओ ना तो सही में थोड़ा सा वास्ट सिलेबस है भी इसका, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ती है, ठीक है। बट यहाँ होता क्या है ना, स्टूडेंट्स यहाँ पे डर जाते हैं, भाई बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, कैसे पास करेंगे, क्या होगा नहीं होगा, कैसे तैयारी किया जाए। ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि आपको एक जगह पर आपको पूरा कंटेंट नहीं मिलता, आपको ढूंढना पड़ता है बार बार, ठीक है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है, किस चीज को पढ़ा जाए, किस चीज को छोड़ा जाए, ये सबसे बड़ा कंसर्न रहता है स्टूडेंट्स का, ठीक है। तो मैं यही सारे कंसर्न्स को लेके आपके लिए वीडियो लाया हूँ, ठीक है। मतलब इस सेशन में मैं उन्हीं सारी चीजों को डिस्कस करूंगा आपके साथ, ताकि आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील कर पाओ और आपके एग्जाम के कुछ दिन जो बचे हुए हैं उसी में आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाओ। और सबसे बड़ी बात, भाई किसी भी तरह का बैक या कैरी नहीं लगेगा आपको, ठीक है। और खासकर बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, क्योंकि भाई कैरी ना एक तरह से बोझ हो जाता है। आई कैन अंडरस्टैंड कि कैरी बहुत ही बड़ा बोझ हो जाता है। हाँ, ये बात अलग है कि मुझे आज तक किसी भी सेमेस्टर में बैक या कैरी नहीं आई है। बट आई कैन फील जब मैं अपने फ्रेंड्स को या क्लासमेट्स को देखता था कि वो कैसे, एक तो आप करंट सेमेस्टर का पढ़ ही रहे हो, उसके साथ साथ आपको जो पिछले सेमेस्टर में आपकी कैरी लग गई, मान लो सिर्फ 1 या 2 मार्क्स से छूट जाते थे, उसके लिए तो और ज्यादा अफसोस होता था, ठीक है। लेकिन पता है, आप अगर एक स्मार्ट वे में और एक अप्रोच या स्ट्रेटेजी के साथ आप पढ़ोगे ना, तो आपको किसी भी पेपर में बैक या कैरी नहीं आएगी, ठीक है, भले ही आप 5 दिन ही पढ़ के क्यों ना चाहो, ठीक है। तो यही सारी चीजें हम जो है आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पूरा आपका जो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो एग्जाम होता है उसको एनालाइज करेंगे, कैसे एग्जाम होता है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ से कितना वेटेज होता है। फिर इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्ट्रैटेजी क्या क्या होनी चाहिए, ठीक है। स्ट्रैटेजी इन द सेंस, देखो आज के सेशन में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो होगा मॉड्यूल वाइज वेटेज, ठीक है, कि किस मॉड्यूल का कितना वेटेज है, किसको हमें प्रायोरिटाइज करना चाहिए। इसके बाद हमारा दूसरा मोटो होगा कि किसको स्किप करना है। भाई पढ़ना तो है, ठीक है, लेकिन कितना पढ़ना है और कितना नहीं पढ़ना है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है पता है, क्या पढ़ना है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि क्या नहीं पढ़ना है। अगर आप ये समझ गए कि क्या नहीं पढ़ना है, उसको एलिमिनेट कर दिया आपने, तो आप खुद समझ जाओगे कि पढ़ना क्या है, ठीक है, और तब आप स्कोर अच्छा कर पाओगे, ठीक है। इसके बाद रिपीटेड टॉपिक्स, देखो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ना टफ जरूर है, वास्ट जरूर है, लेकिन एक प्रिडिक्टेबल सब्जेक्ट भी है। प्रिडिक्टेबल इन सेंस मतलब आपको कुछ टॉपिक्स ऐसे दिखेंगे जहां से बार बार क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि भाई वो सारे टॉपिक्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और वही टॉपिक्स अगर स्टूडेंट को पता है तो आप बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जड़ को जान रहे हो, ठीक है। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपके टॉपिक्स बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं, ठीक है। तो इन्हीं सारी चीजों को आज हम प्लान करेंगे, ठीक है।
और इसके बाद जो 20 डे का मैं आपको प्लान भी बताऊंगा कि किस तरीके से आपको स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए। अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तो, अगर स्टार्ट कर दिया तो रिवाइज कैसे करना है, वो सारी चीजें मैं इस सेशन में कवर करने वाला हूँ। तो ठीक है, तो बने रहिए इस सेशन में। तो जिसमें हम सबसे पहले मॉड्यूल वाइज वेटेज के देखेंगे, उससे भी पहले हम लोग ये चेक करेंगे कि हमारा जो पेपर है उसका पैटर्न क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को पैटर्न भी नहीं पता हो, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में हो। आई नो 80 to 90% को पता होता है, लेकिन उस 10% को नहीं, जिसको नहीं पता होता, वो जब एग्जाम में अचानक से जाते हैं या एग्जाम से एक दिन पहले जब पीवाईक्यू खोलते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि भाई ये एग्जाम जो है वो 100 मार्क्स का नहीं होता है, 70 मार्क्स का होता है। ठीक, तो उन सारी चीजों को एक शॉर्ट में डिस्कस करके हम जो मेन टॉपिक है आज का हमारा स्ट्रैटेजी और एनालिसिस, उस पर चलेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम लोग पेपर डिस्कशन की तरफ। अब देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स का कंसर्न ये भी रहता है कि सर बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इतना टफ है, ठीक है, इतना वास्ट है, बहुत ज्यादा डर लगता है हमें, क्या किया जाए नहीं किया जाए। तो देखो, सिंपल सी बात है, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस वास्ट है, ठीक है, इट इज द रियलिटी। ये टफ है, इट इज द रियलिटी। ठीक है, ये दोनों चीज एकदम करेक्ट बोला आपने, अब करेक्ट सोचते हो, लेकिन इसे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसा क्यों? उसी चीजों को हम लोग क्या करते हैं, एक रियलिटी चेक करते हैं और देखते हैं ऐसा क्यों। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें, ठीक है, तो देखो, सबसे कॉमन फेयर ये होता है कि सर इसका सिलेबस बहुत ही ज्यादा वास्ट है। ठीक है, ये देखो, बहुत ही वास्ट सिलेबस है सर। ठीक है, तो स्टूडेंट क्या करते हैं ना, कंटेंट को इधर उधर ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। वो क्या करते हैं, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की चीजों को सर्किट थ्योरी में, ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स है उसमें जाके पढ़ना शुरू कर देते हैं। ठीक, तो उसकी वजह से क्या लगता है, वो जो एक तो आपका सिलेबस पहले से वास्ट है और उसकी वजह से और ज्यादा वास्ट आपको लगने लगता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा मिस्टेक स्टूडेंट्स ये करते हैं। ठीक है, तो सबसे कॉमन फेयर इसकी वजह से तो ये हो ही गया। ठीक है, इसके बाद आप अगर देखो तो इसके बाद आप क्या करते हो, न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल दोनों चीजों को एक साथ लेके नहीं चलते हो। ठीक है, तो दोनों चीजों को आप एक साथ लेके चलोगे ना, ठीक है, तब आपका जो फियर है वो कम होगा। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही होता है कि सर इसमें न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल कैसे बनाया जाए, थ्योरी तो चलो हम लोग सर पढ़ लेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल कैसे किया जाए। ठीक है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। और इसके बाद आपको प्रॉब्लम आता है मशीन और एसी सर्किट का। भाई, मशीन और एसी सर्किट ये दोनों एक बड़े टॉपिक्स है, ठीक है, और सबसे ज्यादा वेटेज वाले टॉपिक्स है। उसमें भी आपका ये एसी सर्किट वाला पार्ट और ये ट्रांसफार्मर वाला ये जो पार्ट देख रहे हो ये, ठीक है, ये दोनों पार्ट का वेटेज बहुत ज्यादा होता है। ठीक, हालांकि मशीन का भी वेटेज कम नहीं है, जैसे आपका इंडक्शन मशीन हो गया, फिर आपका डीसी मशीन हो गया, ये मशीन वाले पार्ट में भी मेनली डीसी मशीन। ठीक है, तो इस सब में आप जब एसी सर्किट देखते हो, साइनसॉइडल करंट, वोल्टेज, ये सारी चीजें देखते हो, तो उससे भी ज्यादा आपको डर लगता है। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन पॉइंट्स थे, लेकिन आपको अगर एक रियलिटी चेक दिया जाए, ठीक है, कि क्यों क्यों हमें इससे डरना नहीं चाहिए, तो सबसे पहला है कि इसके जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो हर साल रिपीट होते हैं। ठीक, ऐसा क्यों? क्योंकि आप कहोगे सर क्या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में क्वेश्चंस नहीं बनते? भाई बनते हैं, लेकिन जो आपका सिलेबस है, ठीक है, उसमें क्या है कि बहुत सारी चीजें बहुत सारी है। और स्टूडेंट का अगर वो सही में टेस्ट करना चाहे या देखना चाहे कि उसको कितना नॉलेज है, ठीक, एग्जामिनर तो वही चेक करेंगे ना कि स्टूडेंट को कितना नॉलेज है और नहीं है। ठीक है, उसी बेसिस पे आपका एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं ना, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हर साल पूछते हैं। तो उससे क्या होगा, अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को अगर मास्टर कर लो, तो आप उस एग्जाम को क्रैक कर पाओगे या एग्जाम को ही मास्टर कर लोगे। ठीक है, इसके बाद आपका आता है वेटेज, जो होता है कुछ कुछ टॉपिक्स का वो फिक्स है, जैसे आपका ट्रांसफार्मर हो गया, एसी सर्किट हो गया, तो ये बहुत ही हाईएस्ट वेटेज वाले टॉपिक्स है। ठीक है, यहाँ पे आपको ये 28 दिख रहा है ना, ये 28 नहीं, इससे भी ज्यादा है ये। ठीक है, ये जो आपको 18 to 24 दिख रहा है, सॉरी 28 बोलते हैं मैंने, 18 to 24 मार्क्स जो आपको दिख रहा है ना, इससे भी ज्यादा वेटेज होता है एसी सर्किट का। ठीक है, वो कैसे सर, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आप आगे आराम से बस देखते जाओ और ध्यान से सुनते जाओ। ठीक है, तो वेटेज इसका फिक्स है। ठीक है, और सर इसमें क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो इसमें एक प्रिडिक्टेबल पैटर्न होता है। ठीक है, तो आप एक स्ट्रैटेजी प्रिपरेशन बनाओ, तो आप इजीली इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद
60 मार्क्स इसमें आराम से अचीवेबल है। क्यों? क्योंकि आप अगर सिर्फ हाई वेटेज वाले टॉपिक्स को देखोगे ना, तो आप आराम से 60 मार्क्स अचीव कर लोगे। ठीक है, तो ये कुछ रियलिटी चेक्स था जो मैंने आपका जो फियर है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, उसको दूर करने के लिए। तभी तो आप भाई पहले डरना बंद करो। ठीक है, सबसे पहली बात है कि आप बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से डरना बंद करो, तभी आप बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को पढ़ पाओगे, समझ पाओगे और उसमें अच्छे मार्क्स ले पाओगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे की इंसाइट क्या मिला सर, हमें यहाँ से की इंसाइट ये मिल रहा है कि अगर बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्रेडिक्टेबल है तो हम स्मार्ट प्रिपरेशन के हेल्प से, ठीक है, हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को मास्टर कर सकते हैं और बिना कैरी के अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक है, अब खुद सोचो पीवाईक्यू में अगर आपके 60 to 70% क्वेश्चन रिपीट हो जा रहे हैं, तो आप बस वो 60 to 70% देख के चले जाओगे और उतना करके आगे, तो आपको 60 to 70% मार्क्स वहां से अब अचीव करो। 60 to 70% मार्क, ठीक है, 60 to 70 मार्क्स नहीं बोल रहा मैं, उसके जो आपका 70 मार्क्स का होता है, तो उसमें आप मान लो 50 के आसपास 45 to 50 आप आराम से स्कोर कर लोगे अगर सिर्फ पीवाईक्यू करके जा रहे हो। ठीक है, और आगे मैं कुछ और चीजें बताऊंगा, अगर वो कर लिया ना भाई तो 60 प्लस तो गारंटीड है, उतना आप कर ही लोगे आराम से। ठीक है, अब देखो यहां तक आप लोगों ने समझ लिया। ठीक है, अब देखो इसके आगे हम लोग बात करें अगर, तो पेपर पैटर्न की, तो आई नो ये चीजें आपको पता होंगी। ठीक है, तो हम लोग इसको जल्दी से देख लेते हैं। देखो आपके 3 ग्रुप्स होते हैं। पहला ग्रुप ए जहां पे वेरी शॉर्ट आंसर होता है, 2 मार्क्स के हर क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, ग्रुप बी होता है जहां पे आपके 3 से 5 मार्क्स के हर क्वेश्चन होते हैं, और ग्रुप सी होता है जहां पे 10 to 15 मार्क्स के हर क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन का जो होता है ना, वो 10 to 15 मार्क्स के अप्रोक्स का वेटेज होता है, और ये लॉन्ग आंसर टाइप होते हैं। ठीक है, ग्रुप ए में आपको टोटल 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, फिर ग्रुप बी में आपको 15 मार्क्स का, और ग्रुप सी में आपको 5 मार्क्स का। राइट, ठीक है, तो ये आपका पैटर्न होता है, और 70 मार्क्स के टोटल पेपर होते हैं, 3 आवर्स का पेपर होता है आपका, और पासिंग मार्क्स कितना चाहिए, तो वो सारी चीजें तो आपको पता ही है। ठीक है, तो जहां पे क्रिटिकल इंसाइट क्या है, 64% ऑफ टोटल पेपर आपका क्या है, ग्रुप सी कैरी कर रहा है। मतलब कि सर हम सिर्फ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को अच्छे से अगर करके चले जाए, ठीक है, तो उससे भी हमारा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अब हम एक एक करके मॉड्यूल वाइज मतलब इसका ब्रेकडाउन या वेटेज देखते हैं, किस मॉड्यूल का कितना वेटेज है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला हमारा ये चार्ट देखो, यहाँ पे ये ग्राफ दिख रहा है आपको, तो इसमें क्या है, आप सबसे ज्यादा वेटेज देखो तो आपको एसी सर्किट का आपको दिख रहा है कितना, 29%। 29 नहीं, आप इसको 30% मान के चलो, ये अप्रोक्स 30% के आसपास आपका वेटेज होता है एसी सर्किट का। यानी कि सिर्फ आपने एसी सर्किट पढ़ लिया ना, तो 30% ऑफ द मार्क्स, यानी कि आप अगर एसी सर्किट पढ़ लिए, ठीक है, उसका सारे के सारे क्वेश्चंस आप करके आ गए, और इन सारे टॉपिक्स में से, बाकी के टॉपिक्स में से आप कुछ के भी 1-2 क्वेश्चन भी करके आ गए, ठीक है, 2 क्वेश्चन भी मान लो यहाँ से आपके करेक्ट हो गए, पासिंग मार्क्स तो ऐसे ही आ गए भाई आपके। ठीक है, पासिंग मार्क्स तो ऐसे ही आ गए आपके, तो बस एक मॉड्यूल से आप पास हो सकते हो। एक मॉड्यूल मतलब मान लो 2 मॉड्यूल कोई भी आप लेके चलोगे, अगर हम एसी सर्किट और डीसी सर्किट लेके चलते हैं, तो बस इन दोनों के हेल्प से आप आराम से क्लियर कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद चलो ना, यहाँ तो आप लोगों ने देख लिया ना, चलो मैंने कुछ और भी चीजें की है यहाँ पे। तो देखो सबसे अच्छा मॉड्यूल कौन सा है सर, सबसे मतलब अच्छा मॉड्यूल, मतलब सबसे सर इजी एंड स्कोरिंग मॉड्यूल कौन सा हो सकता है, जिसमें हम इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो आपको जो कर सकते हो वो है सबसे पहले ट्रांसफार्मर, और उसके बाद एसी सर्किट। तो देखो ट्रांसफार्मर जो है उसका वेटेज फिक्स है, 25 to 30 मार्क्स का वेटेज यहाँ से रहता है ट्रांसफार्मर से। ठीक है, और एसी सर्किट से 25 to 32। यानी कि सर अगर हम इन दोनों मॉड्यूल्स को कर लेते हैं, तो मोस्ट ऑफ द मार्क्स हम यहीं से गेन कर सकते हैं। और पता है एसी सर्किट में आपको 15 मार्क्स के कोई ना कोई क्वेश्चन मिलेंगे, और मॉड्यूल्स ये ग्रुप सी जो मैंने बताया वहां पर आपको ट्रांसफार्मर से। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, और देखो इसके बाद अगर हम बात करें, मैं दिखाऊं आपको, तो इसके बाद देखो डीसी सर्किट। ठीक है, ये 3 मॉड्यूल्स ऐसे हैं सबसे हाई वेटेज वाले। ठीक है, तो मैंने ट्रांसफार्मर और एसी सर्किट को 5 स्टार दिया है, और डीसी सर्किट को
4 स्टार। उसी तरीके से आपका इलेक्ट्रिकल मशीन भी आता है। तो सर इलेक्ट्रिकल मशीन को आपने 3 स्टार ही दिया क्यों? देखो, सबसे बड़ा मेन रीजन ये है इसको 3 स्टार देने का। देखो, इलेक्ट्रिकल मशीन बहुत ही फास्ट है, बहुत ही ज्यादा उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स आप पढ़ के जा सकते हो अगर आपके पास टाइम कम है तो, ठीक है। और इसके बाद अगर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन की बात की जाए तो सबसे कम वेटेज है। अगर मैं बात करूं तो इन दोनों से बस 50 मार्क्स का क्वेश्चन मैक्सिमम पूछा जाएगा आपको, ये दोनों मिला के, ठीक है। तो आई विल रिकमेंड कि अगर आपके चारों मॉड्यूल जो है ट्रांसफार्मर का, ठीक है, ट्रांसफार्मर, एसी सर्किट, डीसी सर्किट एंड इलेक्ट्रिकल मशीन, ये चारों कर चुके हो तभी आप इस पे जाना, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें मॉड्यूल वाइज वेटेज की, ठीक है, तो देखो सबसे पहला बात करते हैं डीसी सर्किट की, ठीक है, जो मॉड्यूल 1 है आपका। ये अराउंड आपका 15 टू 22 मार्क्स आपका वेटेज होता है इसका। और मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक डीसी सर्किट में और एक नेटवर्क थ्योरम में। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों, दोनों तो एक ही पार्ट में है, मतलब एक ही यूनिट्स के पार्ट है। हाँ भाई, मुझे पता है दोनों एक ही यूनिट्स के पार्ट है, एक ही मॉड्यूल के पार्ट है, बट स्टिल मैंने इसको अलग अलग डिवाइड किया है। क्यों? क्योंकि नेटवर्क थ्योरम से है ना 8 टू 10 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स टू फिक्स है। एक आपका थेवेनिन या नॉर्टन, इन दोनों से, या नहीं तो सुपर पोजिशन। यहाँ देखो फोकस एरिया में एक सुपर पोजिशन यहाँ पे छूट गया। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं सुपर पोजिशन थ्योरम, ठीक है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, जो टॉपिक्स है। तो देखो सबसे पहले अगर हम लोग डीसी सर्किट की बात करें जिसका वेटेज 8 टू 12 मार्क्स का है, तो देखो इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है तो सबसे ऊपर में आता है केवीएल केसीएल। ये तो आप लोग को जब मैं क्लास में करवा रहा था तब आपको समझ में आ ही रहा होगा कि केवीएल केसीएल कितना इंपॉर्टेंट है। और केवीएल केसीएल कैसे करते थे हम लोग, उसका 2 मेथड था, नोडल और मेश एनालिसिस, ठीक है, उसके हेल्प से, ठीक है। इसके भी ढेर सारे क्वेश्चन मैंने क्लास में आपको करवाए थे। और देखो यहाँ पे भी थ्योरम वाला पार्ट मैंने डाला है, सुपरपोजिशन थ्योरम और थेवेनिन और न्यूटन थ्योरम, ठीक है। एक क्वेश्चन इससे फिक्स रख लो, ठीक है, और एक क्वेश्चन इससे फिक्स रख लो, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन बता रहा हूं, और इससे एक क्वेश्चन, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन आपको, तो यही वाला पार्ट यहाँ पे है आपको, ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो इस सब से आप क्वेश्चन फिक्स रख सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। तो इसमें सर इसका हम सीरियल क्या रखें, किस तरीके से हम लोग इसको कवर करें कि हमारा ये पूरा जो है वो पूरा कवर हो जाए, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है, और इस पे नंबरिंग कर देता हूँ, सुपर पोजिशन में आने नहीं देता हूँ, इसको। तो देखो मैं यहाँ नंबरिंग कर देता हूँ। सबसे पहले अगर आपको डीसी सर्किट में पढ़ना होगा तो आप इसके कुछ बेसिक्स देख सकते हो। आप अगर चाहो, अगर आपके बेसिक्स जैसे आपके रेजिस्टर, इंडक्टर, ये सब चीजें अगर आप जानते हो पहले से, अगर 12th में आप लोगों का स्ट्रांग है तो आप डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। स्टार्ट फ्रॉम एयर, ठीक है, यानी कि आप केवीएल केसीएल से स्टार्ट कर सकते हो। और इसके बाद केवीएल केसीएल के बाद मैंने जैसे आपको बताया था, ठीक है, केवीएल केसीएल में नोडल और मेश, इन दोनों पे आपको फोकस रखना है और इस पे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपको करने हैं। क्या करने हैं, देखो केवीएल केसीएल जो है वो कैसे काम करते हैं, उसके जो प्रिंसिपल है उसको, थ्योरेटिकल चीजें, एंड नोडल एंड मेश, इस पे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। सेम सुपरपोजिशन थ्योरम और थेवेनिन थ्योरम और नॉर्टन थ्योरम, इन सब पे आपको इसका जो स्टेप्स है उसको भी याद रखना है, और साथ ही साथ आपको इसके न्यूमेरिकल्स को भी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है। तो इस सेक्शन से आपको ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा, ठीक है। तो क्या मिलेगा आपको, देखो मैं इस सेक्शन से आपको मिलेगा, ठीक है। अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेते जाना भाई, मुझे चीजें लिखनी है यहाँ पे इसलिए मैं हटा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से आप मोस्टली क्या देखोगे, मोस्टली न्यूमेरिकल्स देखोगे, न्यूमेरिकल्स, ठीक है। इस पार्ट से, इस वाली यूनिट से मोस्टली आप न्यूमेरिकल्स देखोगे, ठीक है। तो इसमें आपको जो ब्रांच करंट कैलकुलेशन है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, ये वाला टॉपिक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
इससे भी आपको क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। तो ब्रांच करंट वाला कैलकुलेशन वाला जो है ना वो केवीएल केसीएल से ही निकल जाएगा आपका, ठीक है, या वोल्टेज डिवीजन रूल या करंट डिवीजन रूल जो मैंने आपको बताया था, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो मैंने रेजिस्टेंस के बारे में बताया था, वो सारी चीजें। तो केवीएल केसीएल अगर तब आप पढ़ना, तब स्टार्ट करना जब आप रेसिस्टर, इक्विवेलेंट रेसिस्टर क्या होता है, कैपेसिटर क्या होता है, ये सारी चीजें समझ चुके होगे तब, ठीक है। अगर जानते होगे तो अच्छी बात है। और इसमें क्या अवॉइड करना है आपको, क्या स्किप करना है, तो जो भी लंबे लंबे डेरिवेशंस आपको ट्रांजिएंट के मैंने करवाए थे उन सारी चीजों को स्किप कर सकते हो। आप डायरेक्ट चाहो तो आरएल सर्किट वगैरह देख सकते हो, ठीक है, याद एक बार देख जरूर लेना, बट उसको याद करने की जरूरत नहीं है, आप उसको डायरेक्ट एग्जाम में कर सकते हो आप। तो स्ट्रेटेजी क्या है, यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पे फोकस करना है, और यहाँ पे इस मॉड्यूल से आपको थियोरेटिकल डेरिवेशंस और प्रूफ को स्किप करना है, ठीक है। तो और यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होता है, आपको केवीएल केसीएल डायरेक्ट लगाना है और आप आराम से क्वेश्चन को क्रैक कर लोगे, ठीक है। किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, तो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट पूछा जा सकता है आपको, मैक्सिमम पावर वगैरह, पावर, हाँ, पावर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप एक चीज लिख सकते हो, आप चाहो तो पावर का जो कॉन्सेप्ट था, ठीक है, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, ठीक है, अपरेंट पावर, वो सारी चीजें आप यहाँ से एक वो भी देख सकते हो, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि पहले मॉड्यूल से आपको क्या क्या चीजें मोस्टली देख ली है, केवीएल केसीएल थ्योरम सारे देख लेने हैं आपको, और इस सब पे आपको क्या करना है, मोस्टली न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना है, और इसके बाद मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, वो ये सारा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आपके पीवाईक्यू में नहीं पूछा जाता है और सिलेबस में भी नहीं है, और पावर का कॉन्सेप्ट इस पे क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है, और डायरेक्ट आपको एक्टिव रिएक्टिव और अपरेंट पावर को डिराइव करने के लिए, मतलब एक्सप्लेन करने के लिए भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये था आपका मॉड्यूल 1 का, ठीक है। अगर आप इतना कर लोगे ना तो आप आराम से यहाँ से 50 मार्क्स अचीव कर लोगे, कितना, मिनिमम 50 मार्क्स, ठीक है। टारगेट रखो कि अगर अगर हम मॉड्यूल 1 को टारगेट कर रहे हैं तो 15 मार्क्स यहाँ से कर सके, और कैसे होगा, आप मोस्टली न्यूमेरिकल्स पे यहाँ पे फोकस करो, ठीक है। अब बात करें सेकेंड मॉड्यूल की, तो देखो सेकेंड मॉड्यूल सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मॉड्यूल है ये आपका, ठीक है। इसको आप किसी भी कीमत पर स्किप नहीं कर सकते हो, ठीक है, डू नॉट स्किप एट एनी कॉस्ट, ठीक है, किसी भी कीमत पे इसको स्किप मत करना। कुछ टाइम के अगर सोचूं तो मॉड्यूल 1 को स्किप कर देना, मॉड्यूल 2 को बिल्कुल मत करना। देखो इसमें जो जो इंपॉर्टेंट है तो वो है आपका कैलकुलेशन, अगर पूछा जाएगा तो किस पे, आरएमएस और एवरेज वैल्यू पे पूछा जा सकता है, और इसके बाद आपको फेजर डायग्राम्स यहाँ से पूछे जाएंगे। मैंने आपको आरएल सर्किट, आरसी सर्किट, ये सारी सर्किट्स करवाए थे, तो उस पे फेजर डायग्राम्स पूछा जा सकता है। पावर फैक्टर, पावर क्या होता है, पावर फैक्टर क्या होता है, देखो यहाँ पे भी रियल, रिएक्टिव और अपरेंट पावर, मैंने जो यहाँ पे बताया था ना पावर वाला कॉन्सेप्ट, आप समझ लो कि ये एसी के लिए बताया था, ठीक है, क्योंकि डीसी में तो उतना है नहीं, ठीक है, डीसी में तो मेनली हमारा पी इक्वल टू वी इंटू आई हो जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको रियल, रिएक्टिव और अपरेंट पावर सारी चीजों को कवर अप करना पड़ेगा, ठीक है, तब आप यहाँ से कर पाओगे, ठीक है। फिर इसके पावर ट्रायंगल क्या होता है, पावर फैक्टर करेक्शन कैसे करते हैं, ठीक है, इन सारी चीजों पर फोकस करना। हाँ, इसके बाद आता है आपका रेजोनेंस, ठीक है, रेजोनेंस आपको अच्छे से देख के जाना है, और आरएलसी सर्किट, ठीक है, आरएलसी सर्किट तो समझो भाई, आर एल और सी, इन तीनों में से कोई ना कोई सर्किट एक तो फिक्स आपसे पूछा ही पूछा जाएगा, पूछा ही पूछा जाएगा, और फेजर डायग्राम एक पूछा ही पूछा जाएगा, और पावर का कैलकुलेशन या आरएमएस वैल्यू का कैलकुलेशन आपसे पूछा ही पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं कुछ जो आप देख सकते हो। इसके बाद अगर रिपीटेड क्वेश्चन की बात करें तो आरएमएस और एवरेज वैल्यू का कैलकुलेशन ये बार बार रिपीट किया जाता है, ठीक है। सीरीज रिजोनेंस का डेरिवेशन, ये क्या है, मैंने देखो फर्स्ट मॉड्यूल में आपको बोला था कि डेरिवेशन स्किप करना, ठीक है, लेकिन सेकेंड मॉड्यूल में आप सीरीज रिजोनेंस का डेरिवेशन स्किप नहीं कर सकते हो, ये पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद फेजर डायग्राम ऑफ आरएलसी सर्किट विद कैलकुलेशन, फेजर डायग्राम आपको आना चाहिए, ठीक है। आरएलसी सर्किट का अगर आप समझ गए ना तो आरएल हो गया, आरसी हो गया, तो ये सब सर्किट का तो आप समझ ही जाओगे, ठीक है। इसके बाद पावर फैक्टर करेक्शन, इस पे न्यूमेरिकल आपको आएगा, तो आपको पावर फैक्टर cos फाई निकालना होता है, याद है आपको, या cos थीटा जिसको हम लोग बोलते हैं, और थीटा ये cos फाई जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी।
अब इसके बाद अगर देखें तो यहाँ से क्या मिल सकता है सर, तो यहाँ से आपको गारंटीड 15 मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, 15 मार्क्स के क्वेश्चन बिना फेल किए हर साल आए हुए हैं। हर साल मतलब हर साल ये मॉड्यूल कम से कम आपका, अगर मैं बताऊं, मैंने टोटल जो है आपके 10 इयर्स के पीवाईक्यू को एनालाइज किया है और ये पूरा आपका एनालिसिस आपके सामने रखा है। तो मुझे यही मिला कि मिनिमम आपको 21 से 24 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है ये एसी सर्किट से। ठीक है, तो इट इज नॉट स्किपेबल। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। इसके बाद इसमें स्ट्रैटेजी क्या होगा भाई, फेजर डायग्राम्स को आप मास्टर करो। ठीक है, रेजोनेंस पे फोकस करो। ठीक है, जितना से जितना ज्यादा हो सके आप क्लीन डायग्राम बनाने का ट्राई करना। ठीक है, अब देखो आरएल का सर्किट कैसा बनता है, आरएलसी सर्किट कैसा बनता है, तो कुछ इस तरीके का बनेगा। ठीक है, मैं दिखा रहा हूं बस। ठीक है, यहाँ पे चलो वोल्टेज सोर्स लगा दिया, मैंने कैसे बना दिया देखो। लेकिन आप आराम से स्केल के साथ और विथ नोटेशन, देखो विथ नोटेशन ये V हो जाएगा सर, इसमें हमारा आई करंट फ्लो करेगा। तो ये सारी चीजें आपको दिखानी है। फिर आपको फेजर की बात आओगी, फेजर में भी इसी तरीके से आप सारा कुछ दिखाओगे। सर यहाँ पे V है, फिर इसे लैग करेगा करंट, लीड करेगा करंट, वो सारी चीजें आपको दिखानी है। फिर फेजर डायग्राम आपको बना के दिखाना है, पावर ट्रायंगल। ठीक है, देखो ये तो मैंने बताया। अब इसके बाद एक आता है पावर ट्रायंगल। रुको, इसको हटाते हैं हम लोग और हम लोग थोड़ा पावर ट्रायंगल की बात करते हैं। ठीक है, पावर ट्रायंगल यहाँ पे आप मोस्ट इंपोर्टेंट वाले में यहाँ पे पावर ट्रायंगल लिखा हुआ, क्या, हाँ पावर ट्रायंगल लिखा हुआ, ये देखो पावर ट्रायंगल। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, और ये सारे टॉपिक्स कम से कम कवर करके जाना आप लोग। रेजोनेंस, ठीक है, आरएलसी सर्किट, आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, फेजर डायग्राम्स, पावर, पावर फैक्टर्स, और पावर फैक्टर जब पढ़ना है ना तो पावर ट्रायंगल जरूर पढ़ के जाना। ठीक है, पावर ट्रायंगल हो गया। और इसके बाद आपका इम्पीडेंस ट्रायंगल, इम्पीडेंस मैं लिख देता हूं यहाँ पे, इम्पीडेंस ट्रायंगल। और एक आता है आपका एडमिटेंस ट्रायंगल, एडमिटेंस ट्रायंगल। सिमिलर ही है दोनों। ठीक है, आप एक कर लोगे ना तो आपको दूसरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये करके जरूर से जरूर जाना। ठीक है, अब देखो ये सारी चीजें मैंने आपको करवाई है, तो कहाँ करवाया है सर आपने। ठीक है, देखो जो बच्चे मेरे से ऑलरेडी कनेक्टेड उनको तो पता होगा। ठीक है, कि टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे आप जाके आराम से मैंने पूरा का पूरा सिलेबस वहां कवर करवा दिया है, कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर करवा दी है। ठीक है, आप चाहो तो जाके कोर्स में इनरोल कर सकते हो। सिर्फ मेरा ही कोर्स नहीं, बेसिक इलेक्ट्रिकल का ही नहीं, फर्स्ट ईयर के जितने भी कोर्स है, अगर आपके फर्स्ट ईयर में फिजिक्स है तो आप फिजिक्स वाला ये पूरा बंडल ले सकते हो। आप चाहो अगर केमिस्ट्री का तो आप केमिस्ट्री वाला ले सकते हो। ठीक है, उसके साथ साथ आपको ये सी प्रोग्राम का 0 to हीरो वाला जो कोर्स है वो एकदम फ्री में मिलता है। और 5 ईयर का पीवाईक्यू, बीएसएम 101 और बीएसएम 102 जो भी आपके कोर्स में होगा वो। ठीक है, उसके साथ साथ सर अगर हमें इंजीनियरिंग फिजिक्स और बेसिक इलेक्ट्रिकल और बीएसएम 102 चाहिए होगा तब, ठीक है, हमारे सिलेबस बीएसएम 102 होगा तो भाई वो भी है। लेकिन सर मुझे ये सारे कोर्स नहीं चाहिए, मैंने फिजिक्स ऑलरेडी पढ़ रखा है। ठीक है, मुझे अभी इसी प्रोग्रामिंग नहीं करनी, या मेरे सिलेबस में नहीं है, या मुझे आता है, तो आप चाहो तो सिंगल आप कोर्स भी परचेज कर सकते हो जस्ट 499 में। ठीक है, आई एम नॉट जस्ट प्रोमोटिंग दीज थिंग्स, मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको एक कोर्स की इसलिए जरूरत पड़ती है क्योंकि देखो भाई कोर्स की जरूरत हमें इसलिए है क्योंकि हमें अरेंज्ड वे में सारी चीजें चाहिए होती है। अब देखो मैंने आपको बताया कि कितने स्टूडेंट क्या करेंगे, जब बेसिक इलेक्ट्रिकल का सर्च करेंगे, कोई टॉपिक सर्च करेंगे, तो उनको जो वो टॉपिक्स है वो उस सब्जेक्ट से आएंगे। जैसे अगर आप मान लो कि एसी सर्किट, जैसे हम मैं एग्जांपल लूं कि मान लो आप जाओगे ये पढ़ने के लिए आरएमएस वैल्यू या आरएलसी सर्किट जाओगे, या रिजोनेंस, मान लो जस्ट सपोज हम रिजोनेंस की बात करते हैं, रिजोनेंस पढ़ने जाओगे, तो जब आप रिजोनेंस सेलेक्ट सर्च करोगे ना वाईटी पे या कहीं भी, तो आपको ये नेटवर्क थ्योरी, एक सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर, नेटवर्क थ्योरी या सर्किट एनालिसिस, सर्किट थ्योरी। ठीक है, ये दोनों मतलब दोनों एक ही चीज होता है, ये नेटवर्क एनालिसिस। तो इस सब्जेक्ट के अंदर ये लेके चला जाएगा, और इस सब्जेक्ट के अंदर रिजोनेंस के बारे में पढ़ोगे ना, बहुत ही ज्यादा डेप्थ में है। आप पढ़ते रह जाओगे, पढ़ते रह जाओगे, पढ़ते रह जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो क्या इंपॉर्टेंट है मैंने पहले ही बताया था, सेशन स्टार्ट के टाइम पे बताया था आपको कि क्या चीजें जरूरी है, मतलब क्या मुझे छोड़ना है और क्या पढ़ना है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप अपने सेमेस्टर की प्रिपरेशन कर रहे हो तो। ठीक है, ठीक है, चलो
अब हम लोग इतना हो गया है तो अब आगे की बात कर लेते हैं। तो देखो अब मॉड्यूल 3 की बात करें तो मॉड्यूल 3 में आता है आपका ट्रांसफार्मर। इसका भी वेटेज भाई 25 टू 30 मार्क्स है। ठीक है? अब इसमें कौन-कौन से कोर टॉपिक है? भाई बस 3-4 कोर टॉपिक्स है। पहला एक आपका ईएमएफ इक्वेशन, इस पे एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है? प्लस डेरिवेशन इसका, ठीक है? इसका क्या आ सकता है? इस पे आपको डेरिवेशन आएगा, प्लस इस पे आपको आ सकता है न्यूमेरिकल। ठीक है? डेरिवेशन इसका समझ लो फिक्स है, या तो ट्रांसफार्मर का, या तो डीसी मशीन का, या इंडक्शन मशीन का। इस तीनों में से कोई ना कोई एक डेरिवेशन आएगा ही आएगा, और मिनिमम से मिनिमम ये आपको 7 टू 10 मार्क्स का होगा। ठीक है? बस एक डेरिवेशन 7 टू 10 मार्क्स का, और ज्यादा बड़ा डेरिवेशन भी नहीं है, बहुत ही इजी से। ठीक है? और मैंने बहुत ही इजी वे में इसको करवाया है। ठीक है? इसके बाद आपका इफिशियंसी रेगुलेशन, भाई इससे तो एक क्वेश्चन फिक्स है, इससे तो एक क्वेश्चन फिक्स न्यूमेरिकल इससे आना ही आना है। ठीक है? इसके बाद फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम ये भी फिक्स है, कोई ना कोई एक फेजर डायग्राम आपसे पूछा ही पूछा जाएगा, चाहे नो लोड का हो, आइडियल का हो, प्रैक्टिकल का हो, किसी ना किसी का आपको पूछा ही जाएगा। एंड ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट, इसमें आपको पैरामीटर कैलकुलेशन के लिए पूछा जा सकता है। ठीक है? इसके साथ साथ लॉसेस है, कुछ कुछ और चीजें लॉसेस, ये कोर टॉपिक्स है जो मैंने आपको बताया, ये पूछा गया है बार बार। ठीक है? तो सबसे ज्यादा रिपीटेड क्या हुआ है सर? ईएमएफ इक्वेशन जो मैंने आपको बताया, और उस पे न्यूमेरिकल, शॉर्ट सर्किट टेस्ट का कैलकुलेशन, और एफिशिएंसी और रेगुलेशन, ये सारी चीजों को क्लब करके एक न्यूमेरिकल बनाया जाता है। ठीक है? इन सारी चीजों को क्लब करके मतलब एक साथ मिक्स करके इस पे आपको न्यूमेरिकल मिलेगा। फिर इसके बाद रेगुलेशन का कैलकुलेशन मिलेगा। अब देखो वोल्टेज रेगुलेशन तो पढ़ लोगे भाई, लेकिन इसमें लीडिंग एंड लैगिंग का जो कॉन्सेप्ट है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यही आपके आंसर को चेंज कर देता है। आपको सारे कॉन्सेप्ट पता होते हुए भी आप लीडिंग लैगिंग में कंफ्यूज हो जाते हो, और अपने क्वेश्चन को गलत कर लेते हो। ठीक है? इसमें बस प्लस और माइनस का फर्क होता है, इसी में स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। तो इस चीजों को भी मैंने बहुत ही अच्छे से वहां कोर्स में एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है? तो इसको भी आप अच्छे से देख के जाना। ये सब कुछ कुछ छोटी सी मिस्टेक्स है, ये मत करना, बिल्कुल मत करना। और ट्रांसफार्मर रेटेड इन केवीए, केवीए पे रेटेड क्यों होता है? और एक क्वेश्चन और है इस पे, ठीक है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और हर यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है, सिर्फ यहाँ नहीं, नॉकआउट में ही नहीं, हर यूनिवर्सिटी में, कि अगर ट्रांसफार्मर पे, मैं पूरा लिख ही देता हूँ, ठीक है? रुको। What happen if transformer is connected to DC सोर्स? डीसी सोर्स या डीसी सप्लाई अगर हम देंगे ट्रांसफार्मर पे, तो क्या होगा ट्रांसफार्मर के साथ? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया प्रैक्टिस सेशन में। ठीक है? इसके बाद ये भाई किंग मॉड्यूल स्टेटस है इसका। क्यों? हर साल 50 टू 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आपके ग्रुप सी में, यानी कि सिर्फ लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में आपको ये 15 टू 20 मार्क्स का देखने को मिल जाता है। ठीक है? तो इसको सबसे प्रायोरिटी पे रखना है ये मॉड्यूल को। ठीक है? और इसमें क्या करना है? इसमें आपको डेरिवेशंस भी याद रखने हैं, और न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस करने हैं। जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो। आप चाहो तो पीवाईक्यू से कर सकते हो, और अगर आपने कोर्स इनरोल किया तो मैंने वहां पे ऑलरेडी आपको प्रैक्टिस शीट दिया है, प्रैक्टिस सेशन करवा दिया है ट्रांसफार्मर पे। ठीक है? बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करवाए, प्रैक्टिस करवाए, तो आपको और कहीं भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने मेरा कोर्स ऑलरेडी इनरोल करके रखा हुआ है, तो आपको और कहीं से कुछ करने की जरूरत नहीं है। उतना इनफ है, बहुत ही ज्यादा है, मोर देन इनफ है। इनफ ही नहीं, मोर देन इनफ है। मैंने प्रैक्टिस सेट भी दे दिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो पीडीएफ है वो भी प्रोवाइड करवा दिया है। ठीक है? बस आप उतना भी कर लोगे ना, जो मैंने पीडीएफ प्रोवाइड किया उतना भी आप कर लोगे ना, तो आपका सेमेस्टर आराम से निकल जाएगा। ठीक है? तो मॉड्यूल 3, ठीक है? तो पहला जो 3 मॉड्यूल थे ना, उसको आप बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते हो। ठीक है? अगर मैं कहूँ तो सबसे पहले अगर आपके पास अभी से स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप डीसी से स्टार्ट करो, डीसी को खत्म करो, इसके बाद एसी करो, क्योंकि एसी के बिना आपको ट्रांसफार्मर अच्छे से समझ में नहीं आएगा। ठीक है? इसके बाद आप ट्रांसफार्मर पे आना, और फिर इसके बाद जब आपका ट्रांसफार्मर हो जाएगा तब आप आना इलेक्ट्रिकल मशीन पे। अब इलेक्ट्रिकल मशीन पे भी 3-4 पार्ट है। देखो ये दोनों जो है, इसको मैं नंबर वन ले लेता हूँ। डीसी जनरेटर और डीसी मोटर कुछ नहीं है, दोनों सेम चीजें हैं। और इंडक्शन मोटर, इसको दूसरा पार्ट मान लो इलेक्ट्रिकल मशीन का। और एक और इसमें पार्ट आता है, कौन सा सर? इसका तीसरा पार्ट आता है सिंक्रोनस मशीन का।
सिंक्रोनस मशीन का, ठीक है, जो कि बहुत ही छोटा पार्ट है, वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ मशीन। ये बहुत ही स्मॉल पोर्शन आपके सिलेबस में इसका दिया हुआ है, बस इसका कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। लेकिन पता है आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, आपके आपकी यूनिवर्सिटी में, ठीक है, आपके पीवाईक्यूज में जो मैंने एनालाइज किया, मैंने देखा कि कोई भी कंस्ट्रक्शन या वर्किंग का क्वेश्चन ज्यादा नहीं है। एक दो साल में पूछा गया तो पूछा गया, नहीं तो कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा कम है, ठीक है। मेनली यहाँ पे आपके डीसी जनरेटर और मोटर पे फोकस किया गया है, इस वाले पार्ट से, इलेक्ट्रिकल मशीन वाले पार्ट से। तो आप क्या करना है, एटलीस्ट से एटलीस्ट डीसी जनरेटर और मोटर, ठीक है, इसको अच्छे से कर लेना, और इस पे क्या करना है आपको, इस पे आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इस पे आपको न्यूमेरिकल मिलेगा, कितना का, मिनिमम 10 मार्क्स का न्यूमेरिकल इस पे मिलेगा ही मिलेगा, फिक्स है, 10 मार्क्स का फिक्स है, मिलेगा ही मिलेगा। और इंडक्शन मोटर में क्या, इंडक्शन मोटर में भाई इसमें कंस्ट्रक्शन भी पूछा जा सकता है, फिर आपको वर्किंग पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद इसका ईएमएफ इक्वेशन, हाँ, डीसी मोटर और डीसी जनरेटर, इसका जो ईएमएफ इक्वेशन है ना, देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ है ईएमएफ इक्वेशन, इसको भी देख के जाना, इसका डेरिवेशन। और यहाँ पे भी इंडक्शन मोटर पे भी ईएमएफ इक्वेशन इसका, और ईएमएफ, और ईएमएफ नहीं तो इसका कम से कम आप टॉर्क इक्वेशन जो है, ठीक है, मैंने जो पावर फ्लो के साथ पूरा एकदम डिटेल में एक पूरा लेक्चर लिया है मैंने, ठीक है, उसमें पूरा टॉर्क स्लिप, टॉर्क टॉर्क का जो ये है डेरिवेशन, और टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन सा, टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, इन सारी चीजों को कम से कम आप करके जाना, ठीक है। क्या क्या करके जाना है, डीसी जनरेटर डीसी मोटर पूरा करके जाना है, और इंडक्शन मोटर का ये सारा पार्ट्स, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, ईएमएफ, टॉर्क का डेरिवेशन, टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स, ये 5 चीज आपको इंडक्शन मोटर में करके जाना है, ठीक है। इसके बाद कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो ईएमएफ इक्वेशन जो मैंने आपको बताया, एफिशिएंसी का प्रॉब्लम, जो कि डीसी जनरेटर और डीसी मोटर पे ही आपको न्यूमेरिकल के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आपको पूछे जाएंगे। ये आपको डीसी का पार्ट है, डीसी मशीन का पार्ट है, ठीक है, और इस पे मोस्टली आपको न्यूमेरिकल्स ही देखने को मिलेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। स्लीप का कैलकुलेशन, देखो स्लीप का कैलकुलेशन बहुत ही ज्यादा इजी है, ठीक है, इंडक्शन मोटर का में ही हमारा स्लीप का कैलकुलेशन आता है। स्लीप क्या होता है, S इक्वल टू NS माइनस NR बाय NS। अब जिन स्टूडेंट्स ने पढ़ लिया होगा उनको पता होगा कि NS क्या है, NR क्या है, NS क्या है, ठीक है। इसके स्पीड कंट्रोल मेथड्स, अब देखो स्पीड डीसी और इंडक्शन मोटर में भी स्पीड कंट्रोल मेथड पे भी क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, लेकिन आई विल रिकमेंड कि आप एटलीस्ट जो मैंने पॉइंट्स बताए, ये सारे पॉइंट्स बताए, ये सारे पॉइंट्स कर लो, और इसमें एक स्लिप भी ऐड कर लो, ठीक है, इस पे क्वेश्चंस आ सकता है स्लिप पे, ठीक है। तो छोटा सा पार्ट है स्लिप, जो है ना एकदम छोटा सा टॉपिक है, ठीक, उसको भी कवर कर लेना, और ये सारे टॉपिक्स आप कवर करके जा सकते हो, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें हम लोग, तो स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी न्यूमेरिकल पे फोकस करो, ठीक है, और ईएमएफ इक्वेशन और एफिशिएंसी का कैलकुलेशन, इन सारी चीजों को प्रैक्टिस करके जाना है, और किसका, और इसके बाद हमें टॉर्क का डेरिवेशन, टॉर्क का डेरिवेशन और टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स, टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको करके जाना है, ठीक है। तो ये सारी कुछ मेन चीजें थी, और इसमें कम से कम हर मशीन पे आप कम से कम 5 क्वेश्चंस करके जाओ। वैसे तो मैंने जो स्टूडेंट्स इनरोल्ड होंगे उनको तो मैंने भाई 5 क्या भाई, मुझे लगता है कि मैंने जो प्रैक्टिस सीट दी है ना, और जो क्वेश्चन है उसमें 50 से ज्यादा क्वेश्चंस दे दिए हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो ये सारी चीजें बस आप करके जाना, ठीक है। अब हम लोग मॉड्यूल 5 की बात कर लेते हैं। तो देखो मॉड्यूल 5 में देखो ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। मॉड्यूल 4 तक अगर आपने कर लिया है तो मॉड्यूल 5 और मॉड्यूल 6, अगर मेरे कोर्स की बात करो, अगर मैं अपनी बात करूं, तो मॉड्यूल 5 और मॉड्यूल 6 को मैंने बहुत ही छोटा रखा है, क्योंकि ये इतना वेटेज भी नहीं रखता है, ठीक है। अगर आप देखो ना तो किसी साल 5 मार्क्स का, 5 मार्क्स का, किसी साल 10 मार्क्स का, उससे ज्यादा का क्वेश्चन नहीं पूछा गया। और इसमें मेनली आप अगर बक बूस्ट कन्वर्टर, ठीक है, और इन्वर्टर जिसमें हाफ और फुल ब्रिज है, मोस्टली हाफ ब्रिज, ठीक है, इतना करके जाते हो ना तो काफी है इतना के लिए। और कुछ चीजें हैं जैसे ड्यूटी साइकिल वगैरह हो गया, ठीक है, ड्यूटी साइकिल वगैरह क्या, वो सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन की, वो सारी चीजें बस करके जाओ, बस मोर देन इनफ है। तो इसमें क्या क्या चीजें करना है, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो इन्वर्टर का कंपैरिजन, हाँ एक कंपैरिजन देख सकते हो आप हाफ एंड फुल ब्रिज का, ठीक है। फिर इसका ड्यूटी साइकिल का कैलकुलेशन बहुत ही ज्यादा इजी है, बहुत ही इजी फॉर्मूला है इसका, ठीक है। और आरएमएस और आउटपुट वोल्टेज डेरिवेशन,
ठीक है, अब इतना तो है, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, लेकिन फिर भी आई विल से कि आप बस कन्वर्टर और इन्वर्टर जो है उनके वर्किंग और कंस्ट्रक्शन पे फोकस करके जाना, बस इतना करके जाओगे ना काफी है, ठीक है। इसमें मॉड्यूल 5 में और मॉड्यूल 6 में, भाई मॉड्यूल 6 में ना कुछ नहीं है, ये डे टू डे लाइफ से रिलेटेड चीजें हैं यहाँ पे। आप जितनी भी चीजें अपने डे टू डे लाइफ में करते हो ना, वही सारी चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है। इसमें कुछ भी नया नहीं है आपको, बस आपको उसको टेक्निकल टर्म्स में जानने की जरूरत है। तो इसमें क्या क्या कर लेना, देखो, एक आप प्रोटेक्टिंग डिवाइस जिसमें फ्यूज, एमसीबी और एमसीसीबी, ये तीन चीज करना, और एक एसएफजी स्विच फ्यूज, एसएफयू था, सॉरी एसएफयू था, स्विच फ्यूज यूनिट, उसको कर लेना एक, ठीक है। इसके बाद अर्थिंग और बैटरी टाइप्स, बस यही सारी चीजें हैं और यही सारी चीजें आपको पूछी जाएंगी, ठीक है। इसमें इसका क्वेश्चन पैटर्न क्या होता है पता है, मोस्टली इसमें से 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको ग्रुप ए में, ठीक है। जहां पे अगर अभी तक का अगर बात करूं तो उसमें आपको डिफरेंस पूछा गया एमसीबी और एमसीसीबी का, बैटरी के टाइप्स को डिफाइन करने के लिए, और अर्थिंग का इंपॉर्टेंस क्या है उसको डिफाइन कर लिया। और भाई पिछले साल की शायद बात है, या पिछले से पिछले साल की बात है, इसमें एमसीसीबी का फुल फॉर्म पूछा गया था। कैन यू इमेजिन एमसीसीबी का फुल फॉर्म, भाई ये फ्री के मार्क्स थे इसमें से, इस मॉड्यूल से। तो अगर आपके पास टाइम है ना, तो मैंने अपने कोर्स में इसको अराउंड 3 आवर्स के अंदर अंदर इसको खत्म कर दिया है विथ देयर न्यूमेरिकल। इसमें कुछ न्यूमेरिकल वाले पार्ट थे, ठीक है, उसको भी 3 आवर्स के अंदर अंदर आप चाहो तो इसको कर सकते हो मेरे कोर्स से। और इलेक्ट्रिकल इसके पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात की जाए, इसमें पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वाला जो मॉड्यूल 5 है आपका, जिसमें आपको बक बूस्ट कन्वर्टर और ये इन्वर्टर वगैरह वाला पार्ट है, ये भी आप चाहो तो विथ इन 3 आवर्स कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। यानी कि अगर दोनों में आप अगर 6 आवर के अप्रोक्स आप देना चाहोगे तो आराम से ये कवर कर सकते हो। तो आपके पास एक सेलेक्टिव क्वेश्चंस का ऑप्शन रहेगा। सेलेक्टिव क्वेश्चन का ऑप्शन का मतलब, भाई अगर मान लो किसी भी क्वेश्चन में आप फंस गए, ठीक है, जस्ट सपोज कि आप इलेक्ट्रिकल मशीन के किसी भी क्वेश्चन में फंस गए जहां पे आपका ईएमएफ कैलकुलेशन में, या कैलकुलेशन बहुत ही लंबा है, ठीक है, या आपके पास टाइम कम है, तो आप क्या करोगे, आप इस तरह के क्वेश्चन को, इस तरह के मॉड्यूल से अगर कोई क्वेश्चन होगा तो उसको पिक करके आप उसके थ्योरी को लिख सकते हो, ठीक है। तो वो एक फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है हमारे पास, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी आपका मॉड्यूल वाइज वेटेज, ठीक है। अब देखो, अब सर हमारा स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, यहां तक तो सर आपने बताया, तो सर आप स्ट्रैटेजी भी बता दो। देखो, स्ट्रैटेजी में आपको 80/20 का रूल रखना है, जिसमें आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपको स्किप क्या करना है, ठीक है। तो आपको ये सारे टॉपिक्स जो है वो सबसे प्रायोरिटी पे पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले अगर आप चाहो तो आई विल सजेस्ट कि आप डीसी मशीन से स्टार्ट करो। देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल मशीन है, बट आई विल नॉट रिकमेंड कि आप इसको करो। इससे भी ज्यादा आप फोकस दे सकते हो डीसी मशीन को, किसको, सॉरी डीसी सर्किट को, जो कि आपका मॉड्यूल 1 है, ठीक है। इट इज मॉड्यूल 1 है, ठीक है। क्यों सर ऐसा आप क्यों कर रहे हो, भाई ऐसा इसलिए क्योंकि इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है, इसको आप इजीली समझ सकते हो, ठीक है, एंड इजी टू कैलकुलेट। इसके न्यूमेरिकल्स जो होते हैं ना, उसको इजीली कैलकुलेट भी कर सकते हो। इस पे ज्यादा लंबा कैलकुलेशन नहीं होता है, बड़े बड़े फॉर्मूलेज आपको याद नहीं करने पड़ते हैं, ठीक है। इसलिए मैं इस मॉड्यूल को बोलता हूँ कि यहाँ से आप स्टार्ट करो। अगर यहाँ चीजें समझ गए ना तो एसी सर्किट फिर आपको इजी हो जाएगा थोड़ा सा। कितना इजी हो जाएगा, 50% तक आप इजी कर लोगे, ठीक है। 50% तक चीजें आपकी इजी हो जाएंगी एसी सर्किट में। तो आप, मेरा पहला यही रहेगा कि सबसे पहला आप जो है डीसी सर्किट को देना, सेकंड आप एसी सर्किट को, और तीसरा आप ट्रांसफार्मर को देना। इसके बाद आपके पास टाइम बचे फिर मॉड्यूल 4 पे जाना, ठीक है। मतलब कि सीरियल वाइज चलो ना, स्टार्टिंग के जो 3 मॉड्यूल्स है, ठीक है, ट्राई टू कवर फर्स्ट 3 मॉड्यूल्स, ठीक, इतना मॉड्यूल कर लोगे ना काफी है, ठीक है। लेकिन हाँ, ये मत भरोसे रहना कि बस इसमें थ्योरी आएगा, इसमें आपको थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों पे फोकस करना पड़ेगा। सिर्फ थ्योरी के बेस पे आप पास नहीं कर सकते हो बेसिक इलेक्ट्रिकल, ठीक है, इतना याद रखना। अगर आपको थ्योरी देखना है ना तो आपको सारे पूरा सिलेबस खत्म करना पड़ेगा। तब जो थ्योरी का पार्ट है, पता है इसमें क्या कितना का रेशियो होता है, इसमें जो थ्योरी का रेशियो होता है ना,
वो होता है 40:60 का, यानी कि 60% आपका न्यूमेरिकल होता है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, ठीक है। इसलिए ये थोड़ा पेपर टफ होता है, और 40% ही आपको थ्योरी मिलती है, ठीक है। आपको जो क्वेश्चन में मिलेगा वो 40% ही थ्योरी मिलेगा, या नहीं तो 50-50 का आपको रेशियो मिलेगा। आई एम नॉट सेइंग अबाउट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मैं वेटेज की बात कर रहा हूँ। अगर आपका 70 मार्क्स का पेपर बनेगा, मिनिमम आपका 35 to 40 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा, जो पेपर होगा, वो आपका न्यूमेरिकल पे ही बेस होगा भाई। तो इसको ध्यान रखना, ठीक है। अब क्या क्या स्किप करना पड़ेगा, तो देखो ट्रांसफार्मर से तो मैंने पहले ही बता दिया आपको क्या क्या करना है। ओपन सर्किट टेस्ट, ईएमएफ इक्वेशन, रेगुलेशन, इफिशियंसी, इन सारी चीजों को कर लेना है। इसके बाद आप एसी सर्किट में आओगे, तो एसी सर्किट में आपको रिजोनेंस, फेजर डायग्राम, आरएलसी सर्किट, पावर, ठीक है, ये सारी चीजें कर लेनी है। इलेक्ट्रिकल मशीन से आपको डीसी मशीन का ईएमएफ इक्वेशन, किसका, डीसी मशीन का, स्लिप का कैलकुलेशन, इफिशियंसी वगैरह ये किसका है, और इसमें क्या है, टॉर्क एंड इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को, ठीक है, इन सारी चीजों को कर लेना है। स्किप क्या क्या करना है उसको ध्यान से आप देखना। देखो अभी तक तो आपने ये समझा कि पढ़ना क्या क्या है, लेकिन क्या नहीं पढ़ना है उसको आप ध्यान से सुनना, ध्यान से, ठीक है। जो बड़े बड़े डेरिवेशन है, ठीक है, उसको स्किप करना है आपको, उसको नहीं पढ़ना है, ठीक है। यानी कि आप आरएलसी सर्किट में ट्रांजिएंट वगैरह का जो देखोगे, उन सारी चीजों को स्किप करोगे, ठीक है। इसके बाद एडवांस पावर सिस्टम। अब पावर सिस्टम यानी कि मॉड्यूल 6 की बात हो रही है यहाँ पे। मॉड्यूल 6 में आप सर्च करोगे चीजों को, जैसे अगर आप जाओगे फ्यूज सर्च करने के लिए, आप वाईटी पे फ्यूज सर्च करोगे इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो आपको फ्यूज पे बहुत ही बड़ा, उसमें आपको एचआरसी फ्यूज, ठीक है, और पता नहीं क्या 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 आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बहुत सारे फ्यूज मिलेगा। एचआरसी का मतलब हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज होता है, ठीक है। तो वो सारे फ्यूज आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आपको पढ़ना ही नहीं है, आपके सिलेबस में है ही नहीं। आप उसको पढ़ने लगोगे, हाँ फ्यूज है सर, फ्यूज पे क्वेश्चन आता है, इस पे सिलेबस में फ्यूज लिखा हुआ है, तो मुझे क्या सब पढ़ना पड़ेगा? नहीं भाई, नहीं पढ़ना है, ठीक है। वो सारी चीजें नहीं पढ़नी, बस आपको बेसिक टर्मिनोलॉजीज क्लियर करनी है। फिर इसके बाद रियल कंस्ट्रक्शन एंड डिटेल। मैंने बोला ना कि मशीन का जो आपका कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग है ना, वो नहीं पूछा जाता। हालांकि बाकी सारे यूनिवर्सिटीज में पूछे जाते हैं, कि आपके यूनिवर्सिटी में कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड नहीं पूछा जाता। जैसे आपका ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन हो गया, हाँ सिंक्रोनस का पूछा जा सकता है, क्योंकि उसमें से दिया ही है कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, ठीक है। फिर इसके बाद डीसी मशीन का भी नहीं पूछा जाता ना, इंडक्शन मशीन का, तो ये सारी चीजों को आप कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, हिस्टोरिकल थ्योरीज, ठीक है, जो हिस्टोरिकल थ्योरीज होते हैं कि कैसे डेवलप हुआ, कैसे आया, तो ये सब आपके एग्जाम में बिल्कुल भी रिलीवेंट नहीं है, तो उन सारी चीजों को आपको स्किप करना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका 40% टाइम जो होगा वो सेव हो जाएगा। जो ये सारी चीजें जो आप स्किप करोगे, तो आपका 40% टाइम सेव हो जाएगा, और आप 80% फोकस, ठीक है, इन सारे टॉपिक को देना, ये और ये नहीं, डीसी मॉड्यूल वाला, डीसी सर्किट वाला, ठीक है। इसको नहीं देना है, हमें क्या करना है, इसके सर्किट पे हमें डीसी सर्किट को कवर करना है, ठीक है। तो इससे आप 80% फोकस इन तीनों सब्जेक्ट पे, यानी कि इन तीनों मॉड्यूल्स पे दोगे, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका सिर्फ ट्रांसफार्मर और एसी सर्किट और मशीन को भी अगर मैं छोड़ दूं, मैं अभी मशीन को भी अगर नेग्लेक्ट मान के चलूं, अगर मैं अभी के लिए बोलता हूं मशीन नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है, सिर्फ डीसी सर्किट करना है आपको, ठीक है, तब आप आराम से 55 to 72 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ सकते हो, और स्कोर कर सकते हो। समझ में आया आपको क्या क्या करना है आपको? तो आपको फर्स्ट 3 मॉड्यूल, मैं यहाँ फिर से लिख देता हूं, फर्स्ट 3 मॉड्यूल्स पे काम करना है, स्टार मार्क कर लेना है इसको, ठीक है। फर्स्ट 3 मॉड्यूल्स आपका अगर कवर हो गया, मतलब आप समझो कि बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपने क्लियर कर लिया। बस कवर करना नहीं है, न्यूमेरिकल भी करना है, न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी दोनों पे फोकस करना है इसके, ठीक है। और मोस्ट रिपीटेड मैंने यहाँ पे भी डाल दिया, देखो 2018 से 2015 तक का मैंने यहाँ पे दिया है। अगर आप देखो तो ट्रांसफार्मर का जो ईएमएफ इक्वेशन है ना, 2018 से 2025 तक 8 टाइम्स पूछा गया है, मैंने ये भी दे दिया है। अब इतना एकदम क्लियर एंड क्रिस्प डाटा दे दिया आपको कि कौन कितनी बार पूछा गया। अब देखो ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट, इसमें पैरामीटर कैलकुलेशन का, ठीक है, पैरामीटर कैलकुलेशन के लिए 7 मार्क्स का पूछा, 7 बार पूछा गया, 7 बार, ठीक है। आरएलसी रेजोनेंस 6 टाइम्स asked in your question,
आरएमएस एंड एवरेज वैल्यू 6 बार पूछा जा चुका है। फेजर डायग्राम देखो तो 5 बार। बक बूस्ट कन्वर्टर का फॉर्मूला, बस ये बक कन्वर्टर का ये वाला फॉर्मूला, ये देख रहे हो, ये वाला सिंपल सा फॉर्मूला वी नॉट इक्वल टू डी इंटू वी इन, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला पर क्वेश्चन पूछा गया है, बस कितना बार, 4 बार पूछा गया है। मतलब ये छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन ये डी क्या है भाई, ये ड्यूटी रेशियो, ड्यूटी साइकिल है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इसके लिए आपको बक बूस्ट कन्वर्टर थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, ऐसे ही बस इस फॉर्मूला पे आप नहीं बना सकते। फिर आपको ये देखो स्लिप का कैलकुलेशन, इंडक्शन मोटर की बात करूं तो स्लिप का कैलकुलेशन, टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैंने आपको बताया, ठीक है। ये सारी चीजें आपको 5 बार पूछी जा चुकी है और इस बार भी आने के बहुत ही ज्यादा चांसेस है। तो देखो ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर और डीसी मशीन, इसको तो कर ही लेना, ठीक है। मैं यहाँ पे और कुछ लिख देता हूँ, कुछ टॉपिक्स। डीसी मशीन का ईएमएफ का डेरिवेशन, ठीक है। इंडक्शन मोटर आयाम से लिख रहा हूं मैं, उसका टॉर्क का डेरिवेशन, ठीक है। इसका डेरिवेशन करना है आपको। और न्यूमेरिकल्स जितना हो सके आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो। डेली टारगेट बना लो कि मुझे डेली कम से कम 5 न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, ठीक है। डेली 5 न्यूमेरिकल, अभी से अगर आप 5 न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे ना तो एग्जाम आते आते आप देखोगे 100+ क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके होगे। और इतना क्वेश्चन सॉल्व कर लिए ना, और कहाँ से सॉल्व करना है भाई, अगर आप इनरोल्ड हो मेरे कोर्स में तब तो आपको मैंने पहले से सेट दे दिया है, पूरा पीडीएफ वगैरह सारा प्रोवाइड कर दिया, आप वहां से करो, ठीक है। मैंने प्रैक्टिस सेशन करवाया, वहां से करो। या नहीं, अगर आपने कोर्स इनरोल नहीं किया तो आप कहाँ से करोगे, तो आप पीवाईक्यू को अपना जरिया बनाओगे, ठीक है। जो इनरोल्ड है तो उनके लिए तो कोई बात नहीं है, जो इनरोल्ड नहीं है उनके लिए मैं बता रहा हूँ। आप क्या करोगे, आप पीवाईक्यू से स्टार्ट करोगे। पीवाईक्यू में जितने भी न्यूमेरिकल्स है उसको कम से कम 3 टाइम्स, कितनी बार, 3 टाइम्स आप उसको बनाओगे। देखो अब पहली बार बनाओगे मे भी ना बने, ठीक है। फिर आप उसका सोल्यूशन देखोगे, कहीं ना कहीं से ढूंढोगे, बनाओगे। फिर इसका दूसरी बार देखोगे, कुछ ना कुछ चीजें रिकॉल होगी तो आप थोड़ा सा अपना कॉन्सेप्ट लगा पाओगे। फिर इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद फिर जब आप थर्ड टाइम लगाओगे तब आपको वो चीजें रिमाइंड हो जाएगी, याद हो जाएगी। इसलिए कम से कम पीवाई को 3 बार लगाना चाहिए, ठीक है, खासकर न्यूमेरिकल्स को, ठीक है। तो आपको क्या रखना है, आप अगर की इनसाइट यहां से देखो तो आपका प्रायोरिटी क्या होना चाहिए, ट्रांसफार्मर, एसी सर्किट, मशीन नहीं डीसी सर्किट, ठीक है। देखो मशीन यहाँ पे बार बार क्यों आ रहा है, क्योंकि डीसी सर्किट और मशीन जो है ना सेम वेटेज रखता है, लगभग सेम वेटेज रखता है, इसलिए मैंने दोनों को रखा है। और स्ट्रैटेजी क्या, सॉल्व एट लीस्ट लास्ट 5 ईयर पेपर्स, कम से कम 5 साल के प्रीवियस ईयर्स जो है उनको सॉल्व करो, क्योंकि बहुत ही माइनर चेंजेस के साथ आपके क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं, ठीक है। आप देखो आपका ये पूरा मैंने 20 डेज का मास्टर प्लान यहाँ पे बना के दे दिया है कि आपको 20 दिनों में क्या क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है। देखो सबसे पहले आप चाहो तो आप यहाँ डीसी सर्किट से स्टार्ट कर सकते हो, या नहीं तो आप एसी सर्किट से भी स्टार्ट कर सकते हो अगर आप चाहो तो। लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्टी होगा आपको, ठीक है। लेकिन इनिशियली अगर आप अभी से स्टार्ट कर रहे हो तो आई विल सजेस्ट कि आप एसी सर्किट से ही स्टार्ट करो, ठीक है। आप एसी सर्किट को विद इन 4 डेज ट्राई करो कवर कर देने का, ठीक है, विद देयर पीवाईक्यूज। इसके बाद आप ट्रांसफार्मर पर चले जाओ, फिर 4 दिन आप कम से कम इसको दो। इसके बाद आप डीसी सर्किट पे चले जाना, इसको स्किप करो, ठीक है। फिलहाल के लिए इसको नंबर 4 पे हम लोग रखेंगे, ठीक है। तो रुको मैं यहाँ पे नंबरिंग कर देता हूँ। इसी नंबरिंग को आप फॉलो करना। सबसे पहले अगर अभी से स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, प्रायोरिटी वाइज बताऊं तो पहले नंबर पे एसी सर्किट को कवर कर लो, दूसरे नंबर पे ट्रांसफार्मर को कवर कर लो, तीसरे पे डीसी सर्किट को कर लो, चौथा को मशीन को। और अगर आपके पास मान लो कि आपके पास 1 या 2 दिन का टाइम बचा, मान लो कि 5 से 6 घंटे ही आप दे सकते हो, तो आप क्या करना, इसका बस डीसी पार्ट कर लेना और ये दोनों कर लेना फिर इसके बाद, ठीक है। ये दोनों छोटे छोटे पार्ट है, ठीक है, ये दोनों आप कर सकते हो, बस सिंपल सी चीज है, ठीक है, फाइन। अब ये देखो कम से कम एटलीस्ट सॉल्व 5 ईयर पीवाईक्यू। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि 5 साल के पीवाईक्यूज आपको लगाने ही लगाने हैं, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ठीक है। और टाइम एलोकेशन कितना दें सर, कितने घंटे पढ़ने चाहिए, बहुत भाई टेलीग्राम पे पता है बहुत सारे मतलब
मुझे मैसेज आते हैं कि सर हमें कितने घंटे पढ़ने चाहिए, कौन से मतलब सर टॉपिक को पहले खत्म करना चाहिए। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आज, ठीक है? और खासकर यही नहीं, हमारे कोर्स में जो लोग बच्चे हैं, उनका भी यही सेम कंसर्न है। तो ये सारी चीज़ों को भी मैंने देखते हुए ये वीडियो बनाया है, ताकि सारी चीज़ें कवर हो सके। जिनके पास कोर्स है वो भी समझ सके, जिनके पास नहीं है वो भी अपना एक स्ट्रैटेजी वे में चीज़ों को प्लान करके एग्जीक्यूट कर सके, ठीक है? तो आप क्या कर सकते हो, अगर अभी से स्टार्ट करो तो कम से कम आप 2 घंटा लेक्चर्स को दो, ठीक है? 2 आवर्स, और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस पे टाइम दो, ठीक है? आप 1 घंटा नहीं दे सकते तो कम से कम 30 मिनट्स डेली आप न्यूमेरिकल्स के प्रैक्टिस करो, ठीक है? और भाई मैं सिर्फ बेसिक इलेक्ट्रिकल का नहीं बता रहा हूँ, बाकी सारे सब्जेक्ट्स जितने भी आप सब्जेक्ट्स हैं, कम से कम आप 30 मिनट्स निकालो जो आपने बाकी जो पिछले सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, सिर्फ बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नहीं, बाकी सारे सब्जेक्ट जो है उसको एक बार क्या करो ना, स्पीड में स्पीड अप करते हुए रिवाइज कर लो, ठीक है? बस देखते जाओ, पलटते जाओ, देखते जाओ, पलटते जाओ, तो क्या होगा ना, आप जब विजुलाइज करोगे ना तो आपको याद रहेगा कि हाँ, ये सारी चीजें मैंने देखी थी, और एग्जाम से पहले उन सारी चीजों को प्रैक्टिस कर लो, ठीक है? और पीवाईक्यू भाई, जब आप मॉड्यूल कवर कर लो, जब आपको लगे, जैसे कि अगर मान लो कि आप ये 3 मॉड्यूल्स ही कवर कर रहे हो, ठीक है? एसी सर्किट, डीसी सर्किट और ट्रांसफार्मर, ये तीनों आप जब कवर कर लो, या नहीं तो आप अगर ईच मॉड्यूल, जैसे एसी सर्किट आपने कवर कर लिया आज, ठीक है? 4 दिन में आपने एसी सर्किट कवर कर लिया, ठीक है? उसके साथ-साथ क्या कर लो, पैरेलली आप उसके पीवाईक्यू को भी लगाना शुरू कर दो। अब सर उसके पीवाईक्यू कैसे? भाई आप जब पेपर देखोगे ना तो आपको खुद जब पीवाईक्यू आप देखोगे तो आप जब पढ़ लोगे मॉड्यूल, तो आपको खुद विजुलाइज होना शुरू हो जाएगा कि हाँ, इस मॉड्यूल से ये क्वेश्चन है, इस मॉड्यूल से ये क्वेश्चन है, ठीक है? तो ये आप स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हो, ठीक है? और अगेन आई एम सेइंग 80% टाइम आपको फर्स्ट 3 मॉड्यूल्स पे देना है, और यही आपको 80% मार्क्स दिलवा सकते हैं, ठीक है? क्या कहा मैंने? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इन तीनों को आप अगर अच्छे से कर लेते हो तो 80% मार्क्स आपके कहीं नहीं जाएंगे। एक तो ये तीनों पेपर, अगर ये तीनों मिला के देखो ना, तो 70 मार्क्स के तो आपके पेपर आ ही जाते हैं इन तीनों से। और आप अगर अच्छे से भी करके आते हो, सारे को अटेम्प्ट करके आते हो, तो मिनिमम 80% आप स्कोर कर सकते हो, ठीक है? अब इसके बाद सर एक्सपेक्टेड मार्क्स क्या रख सकते हैं इस बार का हम लोग, ठीक है? इस बार हम लोग क्या सोच सकते हैं? देखो, तो इस बार आप एसी सर्किट और ट्रांसफार्मर से 45 टू 50 का वेटेज रख सकते हो। अगर मैं बता रहा हूँ जिस तरीके से आप अगर इलेक्ट्रिकल मशीन या डीसी सर्किट, ठीक है, इन दोनों में से कोई भी पढ़ते हो तो आप 10 टू 15 मार्क्स वहां से कर सकते हो। और बाकी अगर आप देख लेते हो जो छोटे छोटे टॉपिक्स है, जैसे पावर कन्वर्टर्स हो गया, फिर इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन वाले में से कुछ कुछ पार्ट्स हो गए, तो उसके जो टॉपिक्स है ना बहुत ही ज्यादा इजी है, ठीक है? बस आपको उसके सर्किट्स और थ्योरी को बस अच्छे से सुनना है। बहुत ही ज्यादा उसके वर्किंग वगैरह भी, बक बूस्ट कन्वर्टर वगैरह बहुत ज़्यादा ईज़ी है, तो वहाँ से आप आराम से 5 से 10 मार्क्स ला सकते हो। तो अगर यहाँ से हम थोड़ा ऊपर-नीचे भी करके देखें ना, आपका अगर हैंडराइटिंग वगैरह का, मिस्टेक्स वगैरह का, तो आप 60 प्लस आराम से स्कोर कर सकते हो अभी भी, ठीक है? तो जस्ट बी कॉन्फिडेंट और अभी पढ़ना स्टार्ट कर दो आप, ठीक है? आपका 60% मार्क्स कहाँ से आएगा? ठीक है, 60% मार्क्स यानी कि 85% प्लस आप स्कोर कर रहे हो, ठीक है? तो आप ये 50% वाले पे फोकस मत करना। 15% वाला आप कितना होगा क्या, कितने स्टूडेंट होंगे क्या कि सर ये जो मॉड्यूल 6 जो है इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन वाला बहुत ईज़ी लग रहा है मुझे। मैं क्या करता हूँ ना, पहले उसको कवर कर लेता हूँ तो एक मॉड्यूल मेरा कवर हो जाएगा वहाँ से। फिर मॉड्यूल 5 कर लेता हूँ तो वहाँ से एक कवर हो जाएगा। फिर मॉड्यूल 4 कर लूँगा तो वहाँ से एक कवर हो जाएगा। भाई तुम सोचो, अगर तुम छोटे-छोटे मॉड्यूल्स कवर करोगे और बड़े मॉड्यूल्स को छोड़ दोगे, जहाँ से मार्क्स आने के चांसेस हैं, वो उसको छोड़ दोगे तो कहाँ से आएँगे तुम्हारे मार्क्स? कैरी तो लगेगी ही ना, ठीक है? और भाई बेसिक्स पे ज़रूर ध्यान देना, ठीक है? इसके बाद प्रेजेंटेशन। अब देखो, यहाँ तक तो कर लिया सर, हम लोग पढ़ भी लिए, ठीक है, रिवीजन भी कर लिए, न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस कर लिए, पीवाईक्यू, लेकिन सर फिर भी हम लोग को कैरी आ जाता है, या सर हम लोग एग्जाम में मार्क्स नहीं आते हैं, क्यों? देखो, इसका सिंपल सा रीजन है, ये आपके रिटन स्किल्स पे डिपेंड करता है। आपका जो प्रेजेंटेशन होता है एग्जाम में, वो बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। आप जो डायग्राम्स बनाते हो, सर्किट डायग्राम, फेजर डायग्राम, उसको आप लेबल किया करो। क्या करो? लेबल करो और एकदम नीट एंड क्लीन बनाया करो। इसके बाद जो स्टेप्स है, ठीक है, आप कोई फॉर्मूलाज है, कोई कैलकुलेशन ही किए, ठीक है, तो क्या करते हैं ना, कितने बच्चे को मैंने देखा है
कि भाई वो कैलकुलेशन स्किप करते हैं, स्टेप्स को स्किप करते हैं। नहीं भाई, स्टेप्स को भी लिखो, तो उससे क्या बनेगा, दो फायदा होगा। एक तो आपके एरर के चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक है, एरर के चांसेस कम हो जाएंगे, प्लस आपका जो आंसर राइटिंग होगा, ठीक है, आंसर राइटिंग होगा, उसको ये बहुत ही ज्यादा सुंदर बनाएगा, ठीक है। आंसर राइटिंग को सुंदर बनाएगा क्या, अगर मैं कहूँ ना, तो ये आपके आंसर को लेंथी बनाएगा, ठीक है। तो एग्जामिनर को ये भी दिखेगा कि भाई इसने इतना बड़ा आंसर लिखा है, तो वो चीज पे भी वहां पर उसका फोकस रहेगा, ठीक है। इसके बाद यूनिट्स, अब देखो कितने बच्चे क्या करते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व किए, आंसर भी आ गया, लेकिन वो यूनिट्स को अगर मान लो उसने करंट कैलकुलेट किया, तो करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है सर, ठीक है, एम्पियर होता है, उसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। अब क्या करेंगे, करंट कैलकुलेट किया, आई इक्वल टू लिख देंगे 50। अब 50 क्या, 50 मिली एम्पियर, 50 एम्पियर, ठीक है, या किलो एम्पियर, क्या भाई क्या लिखा है तुमने 50, तो वहां पे भी नंबर कट जाते हैं, ठीक है। अगर ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो आपको 8 मार्क्स ही मिलेंगे। बताओ, यहाँ पे 2 मार्क्स का लॉस कर लिया बस एक ए लिखने के चक्कर में, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखोगे, ठीक है। इसके बाद लास्ट मिनट रिवीजन टिप्स, फॉर्मूलाज को रेगुलर रिवाइज करते रहो, पीवाईक्यू के पैटर्न को स्कैन करो। देखो पीवाईक्यू में होता है ना, हर पीवाईक्यू आप देखोगे एक पैटर्न होता है, उस पैटर्न को क्रैक करने का ट्राई करो, ठीक है। और जैसे ही आपका एग्जाम आए, तो एग्जाम से एक दिन पहले नई चीजों को नहीं पढ़ना है, हमने जितनी चीजें पढ़ी हैं उसी पे मास्टर करना। अगर आपने सिर्फ 3 मॉड्यूल्स कवर किए हैं, फर्स्ट 3 मॉड्यूल, तो आपको इस 3 मॉड्यूल को अच्छे से रिवाइज करके, इसके क्वेश्चंस को करके, इसके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करके जाना है, ना कि आप 4th मॉड्यूल, 5th मॉड्यूल या 6th मॉड्यूल कवर करने चले जाओ। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप ये कवर करने जाओगे तो इसके फॉर्मूलेस के बीच में आप कंफ्यूज होना शुरू कर दोगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल नहीं करना है आपको। और इसके बाद सिर्फ और सिर्फ हम पहले अभी हाई वेटेज वाले टॉपिक्स पे फोकस करेंगे, ठीक है। और सबसे बड़ा मूल मंत्र क्या है भाई मेरा, काम रहो और अपने प्रिपरेशन पे ट्रस्ट रखो। अगर आपने कवर किया है, ठीक है, आपने अगर पढ़ा है, तो भाई पेपर आएगा कहां से, जो आपने पढ़ा है वहीं से ना आएगा, ठीक है। पेपर देने से पहले जाना ना, तो एक चीज बस अपने दिमाग में रखना कि मैंने जितना पढ़ा है वहीं से क्वेश्चन आएगा, उसके बाहर क्या क्वेश्चन देगा, जो मैंने सिलेबस कवर किया वहीं से तो क्वेश्चन आएगा ना, उसके बाहर क्या क्वेश्चन आएगा, जो होगा देखा जाएगा भाई, पेपर एकदम फाड़ के आ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा मोटिवेशन होना चाहिए आपको कि हाँ मैंने इतना कवर किया है, ठीक है। कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट कहाँ से आएगा भाई, पढ़ोगे उससे आएगा, मॉड्यूल कवर करोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। सबसे ज्यादा जब आप मॉड्यूल कवर कर लोगे तब नहीं आएगा, जब आपके पीवाईक्यूज बनने लगते हैं ना, तब असली कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ अब पीवाईक्यू बनने लगे, इसका मतलब हाँ कुछ तो मैंने उखाड़ा है भाई, ठीक है, कुछ तो मैंने यहाँ पे अलग किया है, जो मुझसे आप पीवाईक्यू लगने शुरू हो गए, अब मुझे डर नहीं लग रहा है, ठीक है। वो आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट उस पॉइंट पे बनेगा जब आप पीवाईक्यू लगाना शुरू करोगे और पीवाईक्यूज लगेंगे, ठीक है। उस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब आंसर कैसे राइट करते हैं, तो चलो मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूँ। अब ज्यादा लंबा मैं सेशन को नहीं लूंगा, ये सारी चीजें तो मैंने बता दी है, ठीक है। आप कैसे आंसर को राइट करना, या आपके सामने अगर आंसर शीट आता है सबसे पहले, तो क्या करना है, देखो ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ईयर वालों के लिए है, ठीक है। यहाँ से जो भी पार्ट में बताऊंगा ना, ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ईयर वाले के लिए स्पेसिफिकली बता रहा हूँ, क्योंकि आपका ये पहला एग्जाम होगा, ठीक है। हाँ बेसिक इलेक्ट्रिकल में भी हो सकता है सेकंड या थर्ड एग्जाम हो आपका, लेकिन भाई सेमेस्टर तो फर्स्ट है ना, फर्स्ट एग्जाम है आपका, तो एक्सपीरियंस आपका पहला होगा, तो लाजमी सी बात है कि आप जब पेपर क्वेश्चन पेपर नहीं आएगा तब तक, उससे पहले तक आप बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होगे, डरे होगे, सहमे होगे, ठीक है, कॉन्फिडेंट नहीं होगा। लेकिन जैसे ही क्वेश्चन पेपर आए, तो उससे दो चीज होगी, या तो आप क्वेश्चन देख के डर जाओगे, ठीक है, या नहीं, ठीक है, तो आप क्वेश्चन देख के ज्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाओगे, और ओवर एक्साइटेड होने के चक्कर में क्या करोगे ना, आप जो आता हुआ क्वेश्चन भी है ना, गलत करके आ जाते हो, खासकर न्यूमेरिकल्स। और जो भाई अंडर एक्साइटेड होते हैं, मतलब जो डर जाते हैं क्वेश्चन देख के कि भाई ये क्वेश्चन, ये मैंने नहीं पढ़ा, ये मैंने नहीं पढ़ा, ये मैंने नहीं पढ़ा, भाई एक एक करके क्वेश्चन देखो ना, जो तुमसे बन रहा है उसको तो पहले बनाओ, ठीक है, जो नहीं बन रहा उसके बारे में बाद में सोचा जाएगा, ठीक है। तो अपने स्ट्रेंथ से स्टार्ट करना है, ठीक है, जो भी क्वेश्चन आपको पहले दिखे, जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो, उसको सबसे पहले लिखो, ठीक है। ये मत देखो कि मुझे सेक्शन ए पहले करना है, सेक्शन बी पहले करना है, सेक्शन सी पहले करना है, ठीक है। कोई भी अगर टीचर तुम्हें, या कोई भी स्टूडेंट, या कोई भी सीनियर तुम्हें बोलता है कि नहीं सेक्शन सी को पहले कर लो, सेक्शन बी को पहले करना, बिल्कुल नहीं।
मुझे जो पहले सबसे अच्छा आता है मैं उसको पहले करूंगा। जरूरी नहीं है सीरियल वाइज करना, बस नंबरिंग जरूरी है तो नंबरिंग अच्छे से करना, ठीक है। दूसरा आता है ब्लैंक कभी नहीं छोड़ना है, कुछ ना कुछ रिलेवेंट लिख के आना है, ठीक है। अब बोलोगे सर आप तो पेपर भरने की बात कर रहे हो, भाई पेपर भरने की बात नहीं कर रहा हूँ। जस्ट सपोज आपके पास 10 मिनट्स बचे हुए हैं, ठीक है, और आपके पास दो ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? एक तो ये है कि आपके पास एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन है जिसको लिखने में ही आपके पूरे टोटल मान लो 10 to 50 मिनट्स लगने हैं, लेकिन मेरे पास दो 5 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, ठीक है, और उसको करने में अगर ये दोनों अगर मैं करूं तो मुझे 15 मिनट्स दोनों में लगेंगे। तो आप किसको कवर करोगे, इसको या इसको? तो मैं अगर होऊंगा तो मैं इसको कवर करूंगा। क्यों करूंगा भाई? क्योंकि इसके आंसर्स जो है वो छोटे बनेंगे, सबसे पहली बात छोटे बनेंगे। और यहाँ पे अगर मुझे इसमें 3 और 3 भी मिलता है, 3 3 मार्क्स भी मिलता है, तो मुझे यहाँ से 6 मार्क्स में गेन कर सकता हूँ। बट अगर इस 10 मार्क्स में से अगर मैं पूरा नहीं लिख पाया, ठीक है, या ये गलत हो गया, तो ये पूरा क्वेश्चन मेरा गलत हो जाएगा। अगर ये न्यूमेरिकल हुआ तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, और ज्यादा चांसेस है कि 10 मार्क्स के न्यूमेरिकल ही होंगे, ठीक है। तो ये इस तरह के स्ट्रैटेजी आपको वहां भी चलाना है, ठीक है। एप्टीट्यूड है, बस ये सिंपल सा एप्टीट्यूड है। और सीएसईआई के स्टूडेंट हो भाई, तो आप लोगों को तो एप्टीट्यूड स्ट्रांग होना ही चाहिए, ठीक है। और कुछ ना कुछ रिलेवेंट लिख के आना ही है। अगर मुझे ट्रांसफार्मर के बारे में पूछा गया है, मुझे ट्रांसफार्मर के बारे में बस लिखना 10 पॉइंट है, लेकिन मुझे 5 पॉइंट है, तो 5 पॉइंट लिख के आएंगे भाई, ब्लैंक क्यों छोड़ के आएंगे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। इसके बाद हेडिंग्स का यूज करना, क्वेश्चंस लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक स्ट्रक्चर वे में हेडिंग लिखो। अगर ट्रांसफार्मर के बारे में पूछा जाएगा, बोला जाएगा कि आप, जैसे मैं बताऊं, अभी अगर मान लो आपको बोला जाए कि ट्रांसफार्मर का वर्किंग एक्सप्लेन करना है और ये 5 मार्क्स में पूछा गया, तो आप कैसे लिखोगे? सबसे पहले क्या करोगे, आप ऊपर लिख थोड़ा सा ट्रांसफार्मर का, क्या करोगे, ट्रांसफार्मर का थोड़ा सा आप ब्राइफ आप कह लो डिफिनेशन दोगे या इंट्रोडक्शन दोगे। इसके बाद आप पॉइंट बना के लिखोगे। जैसे अगर कंस्ट्रक्शन होगा, ठीक है, तो लिखोगे कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर, इसको अंडरलाइन करोगे और इसके नीचे से आप सारा लिखना स्टार्ट करोगे। फिर अगर वर्किंग में पूछा होगा तो फिर से एक हेडिंग दोगे, वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर, ठीक है, फिर इसको अंडरलाइन करोगे और फिर नीचे से लिखना स्टार्ट करोगे। तो ये आपका तरीका होना चाहिए पेपर को रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। ठीक है, चलो इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है। इसके बाद हाईलाइट करना है, की पॉइंट्स जो होंगे उनको हाईलाइट करना है। जैसे ट्रांसफार्मर इज अ स्टैटिक डिवाइस, तो स्टैटिक डिवाइस को यहाँ पे आप हाईलाइट कर सकते हो, तो इस तरीके से हाईलाइटिंग वगैरह यूज कर सकते हो, ठीक है। तो देखो ग्रुप वाइज स्ट्रैटेजी है, यहाँ कोई स्ट्रैटेजी मैं नहीं दूंगा, ठीक है। मैंने बोला जो पहले आता है उसको करो, ठीक है। और आंसर राइटिंग टिप यहाँ पे भी आपको डायग्राम्स नीट बनाने हैं, पेंसिल से बनाओ कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद कैलकुलेशन स्टेप्स को वेरीफाई करना है। आप जब कैलकुलेशन करोगे तो उसको वेरीफाई जरूर करना है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो मैंने नहीं किया है। इसके बाद प्रॉपर यूनिट्स का ध्यान रखोगे, हेडिंग एंड सब हेडिंग्स बनाओगे, और जो की पॉइंट्स होंगे उनको हाईलाइट करोगे। और सबसे प्रो टिप, कभी भी कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा होगा तो आप उसको ब्लैंक छोड़ के नहीं आओगे, कुछ ना कुछ रिलेवेंट लिख के आना है। मान लो अगर आपको कुछ न नहीं कुछ आता है, ठीक है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, कुछ नहीं आता, कुछ ना कुछ लिखे उससे रिलेवेंट, तो आपको एग्जामिनर जो है वो 2 मार्क्स जरूर ही दे देंगे, ठीक है। तो ये चीज जरूर ध्यान रखना, ठीक है। एंड भाई ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, ठीक है, मैंने भी किया है, सो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी मैंने आपको बता दी है, ठीक है। अब मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी डर होना चाहिए। अगर अभी भी आप डर रहे हो भाई, तो पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। इस डर का सबसे बड़ा इलाज, सबसे अच्छा इलाज है पढ़ना शुरू कर दो। पढ़ो, आ, पढ़ो, इसके बाद मॉड्यूल्स कवर करो, मॉड्यूल कवर करते प्रैक्टिस करते रहो, रिवाइज करते रहो, और साथ साथ पीवाईक्यू लगाओ। देखो पीवाईक्यू अभी से लगाना इसलिए स्टार्ट करो क्योंकि पीवाईक्यू जब आप लगाओगे, क्वेश्चन जब आप प्रीवियस ईयर के लगेंगे, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है, हाँ मुझसे क्वेश्चन लग रहे हैं, मैं सही ट्रैक पे हूँ, ठीक है। अगर क्वेश्चन नहीं लग रहे हैं, तुरंत वहीं से अपना गाड़ी मोड़ो, ठीक है। एक मेंटर को सेलेक्ट करो, एक सही जगह से अपना गाइडेंस लो, कहाँ से क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, चीजों को पहले स्पेसिफाई करो, ठीक है, और तब अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करो। हमें स्मार्ट प्रिपरेशन करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है भाई। स्मार्ट हार्ड वर्क भी वहां करना है जहां पे जरूरी है, ठीक है। तो स्मार्टली प्रिपरेशन करना है विथ हार्ड वर्क, ठीक है। सिर्फ हार्ड रात दिन पढ़ने से नहीं होगा, ठीक है। चीजों को क्या स्किप करना है, क्या पढ़ना है, उन सारी चीजों को क्या क्या हमें ध्यान रखना है।
हमें रिपीटेड क्वेश्चंस का ध्यान रखना है, फिक्स्ड वेटेज किस किस मॉड्यूल्स का है उसको पहले कवर करना है, ठीक है। जो फ्लक्चुएट कर रहा है उसको नहीं, जैसे कि आपका मॉड्यूल 5 मॉड्यूल 6 फ्लक्चुएट करने वाली चीज है भाई वो, और मॉड्यूल 4 भी थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर सकता है, हाँ, लेकिन मिनिमम 10 मार्क्स के क्वेश्चन वहां से भी फिक्स है, ठीक है। लेकिन अगर बात करूं ना मॉड्यूल 5 या मॉड्यूल 6 की, तो मॉड्यूल 6 किसी साल पूछा भी गया है, किसी साल नहीं पूछा गया, किसी साल 1 मार्क्स से 2 मार्क्स का, तो इस तरीके का है। तो आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी है, ठीक है। सिर्फ 60% सिलेबस कवर करके आप 80% मार्क्स गेन कर सकते हो। तो क्यों आप बिना मतलब का पीछे पड़े हुए कि मुझे पूरा सिलेबस कवर नहीं किया मैंने, क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना। तो पहले अपने दिमाग को शांत करो, ठीक है। सबसे जरूरी है आपका दिमाग का शांत होना, ठीक है। दिमाग शांत होगे, आप काम होंगे, तब आप चीजों को सोच पाओगे, डिजाइन कर पाओगे, ठीक है। स्ट्रैटेजी बना पाओगे। जैसे ये सेशन खत्म होता ना, एक पेन पेपर लो, ठीक है, एक एकदम प्लेन पेपर, उसके ऊपर अपने आज से जब तक एग्जाम होगा तब तक का एक रूटीन बनाओ, एक शेड्यूल बनाओ कि भाई मुझे शेड्यूल इस तरीके से नहीं कि हाँ मुझे सुबह उठना है, सुबह इतने घंटे पढ़ना है, फिर कॉलेज जाना है, फिर कॉलेज से आना है। ये नहीं भाई, ये नहीं होता है आपका स्ट्रेटेजी, या ये शेड्यूल नहीं होता है। शेड्यूल क्या होता है या स्ट्रेटेजी क्या होती है पता है? हाँ, मुझे आज आज जैसे कि मंडे है, जस्ट सपोज मैं बता रहा हूँ आज मंडे है, ठीक है। आज मान लो कि 16 जनवरी है, ठीक है। 16 जनवरी को मुझे डीसी मशीन या सॉरी डीसी सर्किट के ये टॉपिक्स को कवर कर लेना है, ठीक है। या नहीं तो अगर मेरा कोर्स लिया है तो या इनरोल्ड हो पहले से, तो वहां पे मुझे ये चार मॉड्यूल्स जो है या 4 लेक्चर जो है वो कवर कर लेने हैं, ठीक है। फिर 17 जनवरी को मुझे सुबह उठते ही या कभी भी जब आप फ्रेश फील करो, या जब आपको लगे कि मेरा यहाँ पर प्रोडक्टिव टाइम है, जरूरी नहीं है सुबह पढ़ो, शाम पढ़ो, रात को, जब आपको प्रोडक्टिव लगता है, आप प्रोडक्टिव टाइम दे सकते हो, तब तब क्या करो, तब मैंने कल जो पढ़ा था उसको रिवाइज कर लूंगा, और फिर इसके बाद नए लेक्चर्स देख लूंगा, और फिर ये लेक्चर्स खत्म हो जाएंगे तो फिर इसके कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना। तो इस तरीके से आप स्ट्रैटेजी बनाओ, सिर्फ इसी सब्जेक्ट के लिए नहीं, हर सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रैटेजी बनेगा, और ये आप पेन और पेपर पे लिख के रखो, ठीक है, और डेली इसको टिक करो कि हाँ भाई इतना मैंने कवर कर लिया। जैसे आप कवर करोगे ना, एक कॉन्फिडेंस वहां से भी आपको बूस्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसलिए नहीं है कि आपके कॉन्फिडेंस को बना सके, इसलिए कि आप डिसिप्लिन रह सको, कंसिस्टेंट रह सको, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना कि कंसिस्टेंट रहना बहुत ही जरूरी है। और बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिफिकल्ट नहीं है भाई, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही ज्यादा प्रिडिक्टेबल है। मैंने बताया ना आपको कि इन सारे मॉड्यूल से फिक्स क्वेश्चंस आपको पूछे ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप अपने एनालिसिस पे, मेरे एनालिसिस पे फेथ रखो, उसको फॉलो करो, प्रोसेस को ट्रस्ट रखो, ठीक है। कहते हैं ना, एक कोट आता है ना, ट्रस्ट द प्रोसेस, यहाँ पर मैंने लिखा है ट्रस्ट द प्रोसेस। बस प्रोसेस को ट्रस्ट करो और शुरू कर दो, अभी से शुरू कर दो, टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आपने कर लिया है तो उसको रिवाइज करो, प्रैक्टिस करते रहो। ये मैं उन बच्चों को कह रहा हूँ जिन्होंने अभी तक सिलेबस कवर कर लिया है। मुझे कुछ बच्चों का मैसेज भी आया था टेलीग्राम पे, सर मैंने क्वेश्चंस मतलब लेक्चर जो है वो कवर कर लिए, मॉड्यूल कवर कर लिए, अब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो इसको रिवाइज कैसे करूँ। देखो, रिवाइज करने का सिंपल सा तरीका मैं बताता हूँ। रिवाइज करना है आपको, कैसे करो, एक काम करो, जितने भी आपने नोट्स बनाए, ठीक है, नोट्स बनाए ना, नोट्स पे आपके टॉपिक्स होते हैं, ठीक है, या हेडिंग होगा, एक पेज लो, या आप जिसमें नोट बनाए ना, उस नोटबुक के पीछे में ही क्या करो, उन सारे हेडिंग्स को लिख लो, ठीक है। मैं बता रहा हूँ एक्टिव रिकॉलिंग कैसे या रिवाइजिंग कैसे करते हैं वो बताता हूँ, मैं सबसे अच्छा और आसान तरीका बताता हूँ। उसको लिख लो, ठीक है, सारे टॉपिक्स को, हेडिंग्स को लिख लो, और उसके बाद क्या करो ना, आप जब अगले दिन बैठो, ठीक है, पढ़ने के लिए, तो कुछ भी नया पढ़ने से पहले या कुछ भी नया प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले क्या करो, वो वाला पेज खोलो, बाकी कोई भी नहीं, ठीक है, कोई भी नोट्स या कुछ नहीं खोलना, वो जिसमें आपने सारे लिखे हैं, हर मॉड्यूल का मॉड्यूल वाइज लिखा है, उसको खोलो, और क्या करो ना, एक रफ पेन और पेपर रखो अपने साथ, ठीक है, वो पेज रखो एक तरफ, और देखो ये टॉपिक, जैसे कि आपका एसी मशीन है, ठीक है, मैंने देखा एसी मशीन है पेपर में, एसी सॉरी मान लो कि डीसी सर्किट का लेते हैं, ठीक है, डीसी सर्किट है, डीसी सर्किट में सबसे पहले हम लोगों ने लिखा ऊपर रेसिस्टेंस या ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ में क्या क्या चीजें हैं, ओम्स लॉ लिखा है, तो मुझे ओम्स लॉ के नाम से क्या क्या चीजें याद आ रही है, ठीक है। आप उसको क्या करो, जल्दी जल्दी एकदम अच्छे से लिखने की जरूरत है, जल्दी जल्दी जो जो चीजें याद आ रही है आप
अपने कॉपी पे लिखने लगो, ठीक है? जितना आपको लिखना है। फिर इसके बाद आपको जब पता चले कि हाँ, चलो इतना हो गया, शायद इससे और भी ज़्यादा कुछ चीज़ें थी जो मुझे याद नहीं, तब क्या करो, आप नोट्स खोलो और उस सेक्शन को बस थोड़ा-सा पढ़ लो। फिर आप केवीएल, केसीएल में जाओ। मान लो आपको केवीएल का डेफिनिशन याद आ रहा है, केसीएल का नहीं याद है, केसीएल का थोड़ा-सा याद आया, इसका कौन-सा सर ने डायग्राम बताया था, किस तरीके से करंट आ रहा है, किस तरीके से नहीं जा रहा है, वो मुझे याद नहीं आ रहा है, तुरंत नोट्स खोल के फिर से देख लिए। तो इस तरीके से रिवाइज़ करो, तो आपका एक्टिव रिकॉलिंग होगा। मान लो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन आपको थोड़ा-सा टाइम लगेगा, ठीक है? लेकिन जब चौथे या 5वें दिन पे आप जाओगे ना, तो आपका जो रिवीजन है बहुत ही फास्ट हो जाएगा। तब आप अपने बिना कॉपी पे लिखे हुए, बिना अपने नोटबुक पे लिखे हुए, आप अपने मन में ही सारे पूरे आंसर्स को फ्रेम कर रहे होगे। आप देखोगे कितना ज़्यादा आपको वहाँ से बेनिफिट मिला है, कितना ज़्यादा आप चीज़ों को इम्प्रूव कर चुके हो, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखना, ठीक है? इस तरीके से रिवाइज़ कर सकते हो, या नहीं तो आपके पास दूसरा ऑप्शन होता है क्वेश्चन्स के थ्रू रिवाइज़ करना। ठीक है? मैं तो हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आप एक्टिव रिकॉलिंग करो और दूसरा क्वेश्चन के थ्रू, यानी कि कभी भी ड्राई रिवीजन मत करो। ड्राई रिवीजन की बस कॉपी खोल लिया, हाँ, पलट रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पलट रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पलट रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पलट रहे हैं। ये बिल्कुल मत करना, ठीक है? उसके साथ-साथ जो क्वेश्चन्स है उसको भी करते जाओ। हाँ, चलो ठीक है, हम लोगों ने ये इतना चीज़ पढ़ लिया, अब क्या करेंगे हम, मॉड्यूल 1 का हम लोगों ने हाफ पढ़ा है, तो इतने टॉपिक्स का हम लोग क्या करेंगे, जो सर ने प्रैक्टिस शीट दिया हुआ है, जो पीडीएफ दिया हुआ है, जो पीवाईक्यूज़ वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए, उसको हम लगा लेंगे आज। ठीक है? तो ड्राई रिवीजन कभी मत करना। ड्राई रिवीजन क्या हो गया पता है? एक मूवी देखने की तरह। आप पलटते जा रहे हो, पलटते जा रहे हो, पलटते जा रहे हो। क्या फ़ायदा इसका? कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना, ठीक है? और अगेन आई एम सेइंग, एकदम स्ट्रैटेजी बनाओ। स्ट्रैटेजी के साथ मैंने जो एनालिसिस बताया है, उसके साथ स्टार्ट करो। अभी स्टार्ट करो डीसी मशीन, सॉरी डीसी सर्किट जो है अभी के अभी स्टार्ट करो और जल्दी से जल्दी चीज़ों को कवर करने का ट्राई करो और विथ प्रैक्टिस न्यूमेरिकल पे फोकस रखना। मैंने बताया कि ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होंगे 50%, मिनिमम 50% क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल पूछे जाएँगे। मार्क्स की बात कर रहा हूँ मैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की नहीं। 50% जो वेटेज होगा वो आपका न्यूमेरिकल्स का होगा, तो न्यूमेरिकल पे उतना ही फोकस करना जितना थ्योरी पे। ठीक है? थ्योरी ज़रूरी है आपको न्यूमेरिकल बनाने के लिए, लेकिन न्यूमेरिकल ज़रूरी है आपके मार्क्स को लाने के लिए। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है? तो चलो ठीक है, इसी के साथ हम लोग इस सेशन को खत्म करते हैं, ठीक है? आई होप आपको आज का ये जो एनालिसिस है वो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको इसी पूरे स्ट्रक्चर्ड वे में जो मैंने बताया है, उसको स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ना है, तो आप हमारे कोर्स को एनरोल कर सकते हो, ठीक है? आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस यहाँ पे मैं दिखाऊँ, ये हमारा वेबसाइट है tendingtoinfinityacademy.com, ठीक है? यहाँ पे आपको जाना है, कोर्सेज़ में जाना है, आपको जो भी कोर्स आपको बंडल ऑफर लेना है या बंडल वाला लेना है, मतलब 2-3 सब्जेक्ट का लेना है या सिंगल सब्जेक्ट का लेना है, आप सिंगल सब्जेक्ट का लेके वहाँ से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। मैंने हर चीज़ यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड वे में यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया है। अब मैंने क्या-क्या प्रोवाइड करा दिया है मैं बताता हूँ। देखो, यहाँ पे एक तो सारे लेक्चर्स, फिर इसके बाद प्रैक्टिस सेट, ठीक है? प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, ठीक है? विद थ्योरी, डेरिवेशंस, एवरीथिंग। इसके बाद पीवाईक्यूज भी उसमें, उस प्रैक्टिस क्वेश्चंस में मैंने पीवाईक्यूज भी करवा दिए हैं। इसके साथ-साथ मैंने एक पीडीएफ दिया है, ठीक है? जिसमें मैंने आपको दिया है, क्या-क्या दिया है? एमसीक्यू क्वेश्चन का प्रैक्टिस दिया है, ठीक है? रिवाइज करने के लिए। उसके साथ-साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में आ सकते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, ठीक है? ये सारी चीज़ें और एग्ज़ाम में कैसे लिखना है वो सारी चीज़ें मैं तो लेक्चर में डिस्कस कर देता हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं वहाँ प्रोवाइड कर, आप बस मेरा जो मैंने जो पीडीएफ प्रोवाइड करवाया ना, उतना भी आप करके चले जाओ ना, तो मैं गारंटी देता हूँ मिनिमम आप 50 टू 60 मार्क्स वहाँ से गेन कर लोगे। ठीक है? तो चलो ठीक है, इस सेशन के लिए इतना ही। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल रहा होगा। सबसे बड़ी बात है आपको आज का सेशन हेल्पफुल लगा होगा, ठीक है? कोई भी डाउट है किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, खासकर बेसिक इलेक्ट्रिकल से, कमेंट डाउन करना, ठीक है? मैं ट्राई करूंगा खुद से उसका रिप्लाई कर सकूं। कोई भी डाउट होगा कुछ किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड या कहीं भी किसी भी चीज में दिक्कत आपको आ रही होगी, कैसे स्ट्रैटेजी बनाना है या कुछ भी चीज, तो आप कमेंट डाउन कर सकते हो। क्या आपका वीक पॉइंट है उसको भी, ठीक है? और भाई अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो और आप प्रिपरेशन करने के लिए तैयार हो, तो कमेंट में ये जरूर लिखना है दैट यू आर रेडी फॉर दिस एग्जाम एंड फॉर अ स्ट्रैटेजिकल प्लान, ठीक है? तो कमेंट में अपनी जो अपना जो कमिटमेंट है उसको जरूर लिखना, ठीक है? तो चलो इसी के साथ हम लोग बंद करते हैं, ठीक है? चलते हैं, खत्म करते हैं आज का सेशन।
आई होप आपको ये पूरा जो सेशन है वो अच्छा लगा होगा, ठीक है? मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी सेशन के साथ, जहाँ पे मैं फिर से आपके लिए कुछ न कुछ नया एनालिसिस, कुछ न कुछ नया कंटेंट और कुछ न कुछ नया हेल्पफुल चीज़ लेके आता हूँ, ठीक है? चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।